ऑड्री को लगा कि मिस्टर ए तो किसी क्रिमिनल का कोड नेम जैसा लग रहा था, ना कि किसी पावरफुल मिस्टीरियस इंसान का। वो सोच रही थी कि इसको तो द फूल से कंपेयर भी नहीं कर सकते, नहीं सिर्फ गॉड्स या डेमी गॉड्स ही मिस्टर फूल से कंपेयर हो सकते हैं। यह सोच के ऑड्री को थोड़ी सुपियोरिटी फील हुई। उसने फॉर्स और जियो डेरेचा को शांति से देखा और धीरे से पूछा, क्या इस आदमी के बारे में कोई स्टोरीज हैं? हुडेड विस्काउंट ग्लेंट भी उतना ही क्यूरियस था। जियो डेरेचा ने स्टर्नली जवाब दिया कि पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। सीक्वेंस 8 बियॉन्डर्स, कुछ तो सीक्वेंस 7 वाले भी मिस्टर ए को टारगेट करने और डील करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो सब मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गए। तो वो सच में एक पावरफुल बियॉन्डर है, ग्लेंट ने हैरानी से कहा। वो लोग बातें करते हुए रूम के अंदर चले गए। गार्ड्स ने इमीडिएटली डोर बंद कर दिया। रूम में गैस लैंप की लाइट में एडजस्ट होने के बाद ऑड्री को 2 ब्लैक बोर्ड्स दिखे जिन पर कुछ फ्रेजेस लिखे हुए थे। उस वक्त फॉर्स, जिसके हाथ में एक बिना जली हुई सिगरेट थी, ने विस्पर किया कि यह इस गैदरिंग के मेंबर्स की रिक्वेस्ट्स हैं। तुम्हें समझ आना चाहिए कि बहुत से लोग नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले कि उनके पास क्या है, ताकि वो ग्रीडी लोगों का टारगेट ना बने। इसलिए वो अपनी रिक्वेस्ट या वो क्या बेच रहे हैं और प्राइस भी एनोनिमसली ब्लैक बोर्ड्स पर लिखते हैं। ऑड्री ने नोट किया। उसे मीटिंग के मेंबर्स को ऑब्जर्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसने अपनी नज़र लेफ वाले बोर्ड पर शिफ्ट की। मुझे एक मैच्योर मनहल फिश की आंखें चाहिए। वेंजफुल स्पिरिट से पीछे छोड़ी हुई डस्ट 165 पाउंड्स। एम्परर रोजेल की नोटबुक से 3 पेजेस 20 पाउंड्स। ऑड्री अपनी स्पेक्टेटर वाली स्टेट मेंटेन नहीं कर पाई जब उसने वो देखा। वो जितनी शॉक्ड थी उतनी ही एक्साइटेड भी। यह प्राइसेस तो बहुत बहुत चीप हैं। उसने एक्साइटमेंट और खुशी में सोचा। चलते चलते उसकी नज़र दूसरे नोटिसेस पर गई। टीयर्स ऑफ एन इन्फेंट फ्लावर 200 पाउंड्स। ममी पाउडर 10 ग्राम्स 5 पाउंड्स। मरलॉक स्लाइम 30 हो 29 पाउंड्स। फार्मूला फॉर सीक्वेंस 8 पोशन शेरिफ 450 पाउंड्स। ऑड्री तो मन में बोल रही थी, इतना इतना सस्ता। सारे बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स 300 पाउंड से भी कम में मिल रहे थे। उसकी आंखें चमकने लगी जब उसने अपने कंपेनियंस के साथ बैठने की जगह ढूंढी। जियो डेरेचा उसकी तरफ झुकी और धीरे से उसके कान में बोली कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ऑड्री ने लंबी सांस ली। एम्परर रोजेल का फेमस कोट उसके दिमाग में घूमने लगा। मुझे सब कुछ चाहिए। उसके 2 बड़े भाई थे, जिसकी वजह से उसका एरिस्टोक्रेटिक टाइटल और इनहेरिटेंस का मेन पोर्शन इनहेरिट करने का चांस तो खत्म ही हो गया था। लेकिन अपने पेरेंट्स और भाइयों की लाडली होने की वजह से उसके नाम पर प्रॉपर्टी, फार्मलैंड, पास्चर्स, माइंस, ज्वेलरी, स्वेलक्स और बॉन्ड सब थे। सब मिला के उनकी वैल्यू 3 लाख पाउंड्स थी। यह उसके इनहेरिटेंस का एक हिस्सा था, लेकिन वो सिर्फ नाम की मालिक थी जब तक उसके फादर अर्ल हॉल गुजर नहीं जाते या जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। हर साल उसे एक ट्रस्ट फंड से कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट मिलता था, लेकिन फिर भी उसे 15,000 से 25,000 पाउंड्स हर साल मिल सकते थे, जो उसे पूरे एम किंगडम के नोबल्स में सबसे अमीर औरतों में से एक बना देते थे। ऑफ कोर्स एक नोबल होने के नाते उसके कुछ अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस भी थे, और अब जब उसे एनुअल पेआउट्स मिल रहे थे तो वो हर वक्त अपने पेरेंट्स को पैसे के लिए पेस्टर नहीं कर सकती थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और थोड़ा सोच समझकर जवाब दिया कि फिलहाल मेरी नज़र एम्परर रोजेल की नोटबुक पर है। मैं उन्हें एडोर करती हूँ और मुझे लगता है कि उनके बनाए हुए स्पेशल सिंबल्स और लिटरेचर में एक मिस्टीरियस पावर है, बस हमें उन्हें डिसाइफर करने का सही तरीका नहीं मिला है। ऑड्री ने अपने मन में सोचा, ऑड्री तुम और ज्यादा हिपोक्रिटिकल होती जा रही हो। जैसे ही उसने यह कहा, एक यंग मैन जो व्हाइट शर्ट में उनके पास एक्साइटेडली खड़ा हो गया। वो ऑड्री से एग्री करता हुआ बोला कि हाँ, यह सच है। आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरी तरह सोचता है। उसने बताया कि वो नोटबुक के 3 पेजेस वाला आदमी है और वो उन्हें अभी बेच सकता है। ऑड्री पहले तो थोड़ी कंफ्यूज हुई, फिर स्माइल करते हुए रिप्लाई किया कि तो प्लीज मुझे अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने दीजिए। उसने 10 पाउंड के नोट्स निकाले और आदमी को दे दिए और बदले में एम्परर रोजेल की डायरी के 3 पेजेस ले लिए। ऑफ कोर्स वहां किसी को नहीं पता था कि वो उनकी डायरी का हिस्सा है, इसलिए सब लोग जनरली उनकी नोटबुक ही कहते थे। ऑड्री ने पेजेस फ्लिप किए और कंफर्म किया कि राइटिंग पहले वाले पेजेस जैसी ही है जो उसने देखी थी। उसने डायरी को अंदर रखा और जियो और फॉर्स से सॉफ्टली पूछा कि अगर नोट्स फेक हुए तो मैं किससे कांटेक्ट कर सकती हूँ मिस्टर ए? जियो डेरेचा ने ईगरली रिप्लाई किया कि हाँ, मिस्टर ए अपनी गैदरिंग में किसी भी फ्रॉड को अलाउ नहीं करेंगे और मैं प्राइवेटली भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ऑड्री ने कहा कि वो समझ गई। फिर उसने स्पेक्टेटर स्टेट में एंटर किया और अपने आसपास के बियॉन्डर्स और बियॉन्डर बनने वाले लोगों को देखने लगी कि उसने नोटिस किया मैन जो अभी एक्साइटेडली खड़ा हुआ था, उसकी वजह से काफी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। वो ऑड्री और ग्लेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, कुछ तो ओपनली, कुछ थोड़े चुपके से, लेकिन ऑड्री और ग्लेंट के हुड्स ने उनके फीचर्स अच्छे से कवर कर रखे थे। ऑड्री ने देखा कि वेन्यू में सोफाज और चेयर्स इधर उधर बिखरे हुए थे और सब बोर्ड की तरफ फेस कर रहे थे। फर्नीचर का मटेरियल काफी नॉर्मल था, जिससे पता चलता था कि जिसने भी यह गैदरिंग ऑर्गेनाइज की है मिस्टर ए, वो कोई नोबल ने है और उसे वेन्यू की ज्यादा परवाह नहीं है। उसने सोचा कि हाँ,
जिस कॉन्फिडेंस से वो बिहेव करता है उसे वेन्यू के बारे में ज्यादा प्रिटेंशियस होने की जरूरत नहीं है। ऑड्री ने आसपास देखा, शांति से ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि मिस्टर ए वहां प्रेजेंट सभी लेडीज को देख रहा था और उसकी नज़र अक्सर उन पर टिकती थी जो एवरेज से ज्यादा खूबसूरत थी। उसने सोचा कि वो लेचरस है और वो उसे इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों देख रहा है, क्या वो उसके रोब के थ्रू देख सकता है। ऑड्री यह सोचकर शॉक हो गई। उसे घिन आई, जैसे उसने अभी कोई मक्खी खा ली हो। लेकिन उसकी वरीज जल्दी ही कम हो गई, क्योंकि उसने नोटिस किया कि मिस्टर ए उसके बॉडी या दूसरी लेडीज के बॉडीज को नहीं देख रहा था। इसका मतलब है कि उसकी आंखें डायरेक्टली फैब्रिक के थ्रू नहीं देख सकती। उसका सेंस ऑफ साइट एक्सेप्शनल है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे क्लोज डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहा है। उस एबिलिटी के साथ खुद ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। ऑड्री ने शांति से बाकी लोगों को अपने अपने डील्स में इंगेज होते हुए देखा और वहां के कुछ लोगों के सरकमस्टांसेस को समझने की कोशिश की। तभी मिस्टर ए का फैसिलिटेटर उनके ग्रुप की तरफ आया और ऑड्री के ग्रुप से धीरे से कहा कि वो अपने रिक्वेस्ट एक पेपर पर लिखकर उसे दे सकते हैं या फिर ब्रेक वेट कर सकते हैं, और जो वो बेचना चाहते उसे स्मॉल रूम में ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। फॉर्स ने सिगरेट का एक कश लिया और आसपास के सराउंडिंग्स व किया। उसने पूछा कि क्या उन्होंने डिसाइसली कॉल शीट कर लिया है कि वो उसने अपना प्रॉमिस निभाए बताया था थे। और ऑड्री ने थी उसे स्पेटन ग्लैंट को न जानती कि उसे इसने पाथ फेर करें और विस्नी ने प्ले टांस में थे दिवो सहा तो उसे स्प्रेटन दिया वो सोच रहे बैड बातिया उस अभिक्वेंस काउंट था पे सिक्टेटर बनना है। वो कौन वो सा सिकली और विस्केपा एरमोला चाहते हैं। उस सीक्वेंसेस नौ फॉर्ड टेलीपैथिस्ट भी चाहती है। उसने सोचा कि उसे फ्यूचर में फॉर्स और जियो डेरेचा से फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे यह पॉसिबल कि उन्हें पता चल जाए कि वो एक बियॉन्डर एक स्पेक्टेटर है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगी और उन्हें यह रिवील कर देगी और टैरो क्लब वाली बात को कंप्लीटली कंसील कर देगी। ऑड्री ने खुद को शाबाशी दी कि थोड़ा पैसा बर्बाद तो होगा, लेकिन फिर भी यह वर्थ इट रहेगा। वो सोच रही थी कि कम से कम उसे स्पेक्टेटर पोर्शन तो मिल ही जाएगा, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। उसी वक्त उसने नोटिस किया कि जियो डेरेचा बार बार ब्लैकबोर्ड की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डिजायर और डिप्रेशन का मिक्सचर था। उसने सोचा जियो ने तो उसे बताया था कि आर्बिटर का कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आर्ट शेरिफ होता है। क्या वो 450 पाउंड प्राइस टैग है तो ऑब्वियसली है कि वो शेरिफ का फॉर्मूला चाहती है। ऑड्री ने सोचा कि जियो तो एक साल से ज्यादा से आर्बिटर बनी हुई है और वो अननोइंगली आर्बिटर का रोल भी प्ले कर रही है। उसका पोर्शन तो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था। यह सब डिटेल्स उसे बता रहे हैं कि जियो के पास पैसे की कमी है। जब ऑड्री ये सब डिड्यूस कर रही थी, विस्काउंट ग्लेंट ने अपना चॉइस रिवील किया। उसने कहा कि उसे अपोथेकेरी चाहिए। वो सीक्वेंस नो अपोथेकेरी का फॉर्मूला चाहता है। ऑड्री, फॉर्स और जियो की नजरें खुद पर फील करते हुए वो हंसकर एक्सप्लेन करने लगा कि उसके लिए हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई बड़ी बीमारी या हार्म की चिंता हो। फॉर्स ने कहा कि यह एक रैशनल डिसीजन है। उसने बताया कि एक टाइम पर उसने भी अपोथेकेरी बनने का सपना देखा था। वो थोड़ी लैंग्वेज डिमीनर में थी। डिसीजन लेने के बाद ऑड्री और बाकी सब ने अपने रिक्वेस्ट पेपर लिखे और फैसिलिटेटर को दे दिए। उन्होंने देखा कि फैसिलिटेटर वेन्यू में घूम रहा है और बाकी पार्टिसिपेंट्स से भी स्लिप्स कलेक्ट कर रहा है। फिर उस फैसिलिटेटर ने नोट्स शफल किए और उन्हें अपने पार्टनर को दे दिए, जो ब्लैक बोर्ड्स का चार्ज संभाल रहा था। उसने उससे कहा कि वो इंफॉर्मेशन ब्लैक बोर्ड पर ट्रांसक्राइब कर दे। फैसिलिटेटर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मुझे पोशन स्पेक्टेटर और टेलीपैथिस्ट के फॉर्मूलाज चाहिए। प्राइस फेस टू फेस नेगोशिएट होगा। फैसिलिटेटर ने रिक्वेस्ट को 3 बार रिपीट किया। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद अगर कोई इंटरेस्टेड होता तो वो सीक्रेटली एक रूम के लिए अप्लाई कर सकता था। डील कंप्लीट करने में फैसिलिटेटर्स हेल्प करते। थोड़ी देर वेट करने के बाद ऑड्री और ग्लेंट को डील के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली। वो थोड़े डिसपॉइंटेड थे। तभी एक फैसिलिटेटर ऑड्री की तरफ आया और उससे एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर दिया। फैसिलिटेटर ने धीरे से कहा कि यह मिस्टर ए की तरफ से है। ऑड्री ने स्लिप ऑफ पेपर अनफोल्ड किया और देखा। उसमें लिखा था, क्या आपको दूसरे सीक्वेंस 9 पोशंस के फॉर्मूलाज में इंटरेस्ट है? ऑड्री ने डिसडेनफुली अपने माउथ के एंड्स कर्ल किए और एक ब्लैंक स्पॉट पर लिखा, मुझे सिर्फ स्पेक्टर में इंटरेस्ट है। ऑड्री ने वो पेपर फोल्ड किया और फैसिलिटेटर को वापस दे दिया और फिर उसने देखा कि कैसे फैसिलिटेटर ने वो मिस्टर ए को वापस दिया। मिस्टर ए ने एक नज़र डाली और कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाकी मेंबर्स को देखता रहा। लेकिन ऑड्री ने फौरन नोटिस किया कि उसने सीक्रेटली वो पेपर जला दिया था और राख को जमीन पर गिरने दिया। 15 मिनट बाद मिस्टर ए ने अनाउंस किया कि अब एक ब्रेक होगा। उन्होंने कहा कि सब फ्रीली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसी वक्त वो यंग आदमी जिसने एम्परर रोजेल की डायरी बेची थी, एक्साइटमेंट में ऑड्री के पास आया। उसने बताया कि उसने एम्परर रोजेल के स्पेशल कैरेक्टर्स का एक पोर्शन डिसाइफर कर लिया है और उन्हें अपने ऊपर टैटू करवा लिया है, जिसकी वजह से उसे कुछ रिमार्केबल एबिलिटीज मिली हैं। उसने पूछा कि क्या ऑड्री इंटरेस्टेड है। ऑड्री को सडनली याद आया कि उसने मिस्टर फूल से पूछा था कि क्या एम्परर रोजेल की डायरी में जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई यूनिक एबिलिटीज हैं। मिस्टर फूल का जवाब था कि वो यूजलेस हैं।
जब तक कि कोई डेटी सडनली उनमें इंटरेस्ट ना ले। उसने उस यंग आदमी को देखा और एक पल के लिए सोचा, फिर प्रोब किया, क्या रिमार्केबल एबिलिटीज। वो यंग आदमी एक्साइटेडली बोला, मैं ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी बन गया हूँ। ऑड्री ने उसे पिटी से देखा, मुझे माफ करना, मुझे अपनी रिसर्च पर ज्यादा भरोसा है। बाकी टाइम में वो उन सब लोगों को ऑब्जर्व करती रही जो गैदरिंग में आए थे, लेकिन उसे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसने बस रफ डिडक्शन लगा लिया कि उनमें से कुछ डॉक्टर्स या लॉयर्स हैं, ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशंस। ऑड्री और बाकी सब वेन्यू से चले गए आधे घंटे बाद और विस्काउंट ग्लेंट के मैंशन वापस आ गए, बॉल एंड होने का वेट करते हुए। ऑड्री रात को लग 10 बजे घर वापस आई। वो अपनी मेडसर्वेंट को हॉट वाटर प्रिपेयर करने को कहने ही वाली थी कि उसने देखी उसकी डॉग सूजी ने उसे एक लुक दिया। माई डॉग जस्ट शॉट मी अ लुक। ऑड्री के इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड हो गए। शी ने एक बहाना बनाया ताकि उसकी मेड टेम्पररी टाइम के छोड़ दे। उन अग्री ने दरवाज़ा लॉक किया और पीछे मुड़ के अपनी गोल्डन रिट्रीवर सूजी को देखा। उसे पता नहीं था कि अभी भी सूजी को स्पेट सीडर करना चाहिए या नहीं। उसने सूजी से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना ओह या कहीं से कोई बात पता चली। सूजी आराम से बैठी रही और जोर से हाउल किया, जिससे आसपास की हवा गूंज उठी। उसने बताया कि हाँ, उसने काउंट की कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ स्टडी में डिस्कशन सुनी थी। उन्होंने कहा था कि किंग और प्राइम मिनिस्टर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं। वो बालम्स ईस्ट कोस्ट में फेसैक एम्पायर पे रिवेंज प्लान को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। उसने पूछा कि यह बालम्स ईस्ट कोस्ट कहाँ है। ऑड्री को मिक्स्ड फीलिंग्स हो रहे थे, यह देखकर कि सूजी कितनी जल्दी लोयन को समझ रही है। वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा कि वो उसे कल एक मैप देगी। ओके, सूजी ने खुशी से जवाब दिया। उसने बताया कि किंग और प्राइम मिनिस्टर का यह मानना है कि प्रेजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रिफॉर्मेशन को पुश करना है, जिससे सिविल सर्वेंट्स को एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट किया जा सके। वो चाहते हैं कि यह बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन से अक्टूबर से पहले पास हो जाए। रियली? ऑड्री ने प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होकर पूछा। यह वो पहला मैटर था जिसे उसने सीक्रेटली गाइड किया था स्पेक्टेटर बनने के बाद। इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा। सूजी ने फ्रैंकली जवाब दिया कि वो कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे सकती। यह तो बस वो है जो उसने सुना है। वो तो फुली समझ भी नहीं पाई कि उनका क्या मतलब था। आखिर में वो तो एक डॉग है जिसने अभी सीखना शुरू किया है। ऑड्री एक मोमेंट के लिए स्टंड हो गई। फिर वो बीम करते हुए बोली कि सूजी, उसने बहुत अच्छा किया, यह उसका रिवॉर्ड है। उसने एक लेविश कैबिनेट से एक बैग निकाला, सील को टेयर किया और सूजी के आगे रख दिया। यह बैकलैंड पेट केयर कंपनी द्वारा प्रॉग बिस्किट था, जो फ्लोर वेजिटेबल्स, मीट और वाटर से बना था। यह एक स्नैक था जो सूजी को बहुत पसंद था। सूजी सीधी बैठ गई और स्निफ किया। उसने अपना पॉ हिलाया, जैसे डिसाइड कर रही हो कि वो कैसे इसको कंज्यूम करेगी ताकि वो उसकी प्रेजेंट आइडेंटिटी के हिसाब से बेस्ड हो। कुछ सेकंड्स के बाद उसने सोचना छोड़ दिया, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया और आगे लीप किया। उसने स्नैक्स का बैग पकड़ा और बाहर भाग गई। वो अपने हाइंड लेग्स पे खड़ी हो गई और एक क्लॉ से दरवाज खोला। फिर वो भाग गई और शैडोज में छुप गई और अपने स्नैक को एंजॉय करने लगी। संडे को क्लाइन आफ्टरनून तक नहीं उठा क्योंकि उसने चानिस में रात ड्यूटी पे बिताई थी। ओके, तो संडे को क्लाइन आफ्टरनून तक नहीं उठा क्योंकि उसने चानिस में रात ड्यूटी पे बिताई थी। उसके बाद वो गेट गया। क्लाइन ने ट्रैकलेस पब्लिक कैरिज पकड़ी और इविल ड्रैगन बार पहुंच गया। उसने पहले प्लान किया था कि वो डिविनेशन यूज करेगा मॉन्स्टर एडेमिसॉल को ढूंढने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि उसकी रीसेंट ऑडिटी का क्या रीजन है, लेकिन एक मैंडेटेड पनिशर के कंट्रोल खो देने की वजह से वो इंटरप्ट हो गया था और उसको आज के लिए रीशेड्यूल करना पड़ा। वो बिलियर्ड रूम से होते हुए अंडरग्राउंड मार्केट में एंटर हुआ। क्लाइन को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने इमीडिएटली एडेमिसॉल को एक कॉर्नर में शिवरिंग करते हुए देख लिया। जब उस पेल लुकिंग यंग मैन ने, जिसके ब्लैक मेसी ऑयली बाल थे, क्लाइन के अप्रोच को सेंस किया तो उसने सडनली अपनी आंखें कवर कर ली और साइड डोर की तरफ मूव करने की कोशिश करते हुए वॉल के अगेंस्ट लीन हो गया। क्लाइन ने अपनी पेस क्विक की और एडेमिसॉल को लीव करने से ब्लॉक कर दिया। उसने सीक्रेटली लेफ्ट मोलर्स को 2 बार टैप किया। अपनी स्पिरिट विजन में एडेमिसॉल की ऑरा रादर अनहेल्दी अपीयर हो रही थी। सारे कलर्स डिम लग रहे थे। इन अदर वर्ड्स, उसको कोई मेजर डिजीज तो नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी बहुत वीक थी। एट द सेम टाइम क्लाइन ने रियलाइज किया कि वाइब्रेंट फियर और एंग्जाइटी मॉन्स्टर के इमोशंस में रिवील हो रहे थे। उसने ऑलमोस्ट सारा ब्लू खो दिया था जो रैशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता था। उसकी एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सरफेस उसकी ईथर बॉडी की डेप्थ से एक्सटेंड हुई। उसका कलर एक यूनिफाइड, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस था, जस्ट लाइक प्योर लाइट। क्लाइन ने सोचा, क्या यह नेचुरली बोर्न मॉन्स्टर की यूनिकनेस है? उसने इंडिस्कर्नेबली नोट किया जब वो एडेमिसॉल के फेस को स्टेयर कर रहा था और उसने पूछा, तुमने रिसेंटली क्या देखा? तुमने क्या कम ए क्रॉस किया? तुम एक कॉर्नर में हाइड क्यों कर रहे हो और क्विवरिंग क्यों कर रहे हो व्हाइल सेइंग कि वहां सारी कॉर्पसेज हैं और सब डेड हैं? एडेमिसॉल ने अपना हेड लोअर किया और अपने टोज की तरफ देखा।
ऐसा लग रहा था कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी डायरेक्टली जो उस पर्सन को देख खड़ा था वो ऑलमोस्ट वायलेंटली शिवर के ट्राउजर शर्ट में अपने ग्रेइश ब्लू रेगले के एक फ्लस्टर में रिप्लाई किया। उसने उसके सामने खड़ा था। नो, मैंने कुछ नहीं देखा। ननो, मैंने बस एक ड्रीम देखा। ड्रीम में हर जगह ब्लड था और कॉप्सेस स्कैटर्ड थी। हाँ, बूहू। मैं कॉप्सेस के बीच में था। मैं वहां था। मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। वो लाफ भी कर रहा था और क्राई भी कर रहा था। उसके रिप्लाई ने क्लाइन को कंफ्यूज कर दिया। क्लाइन ने अपने टेम्पल्स को मसाज किया और अपनी वॉइस लोअर करते हुए फिर से पूछा, तुम मुझसे अफ्रेड क्यों हो? एडेमिसॉल कुछ सेकंड्स के लिए टेकन अबैक हो गया जब वो सडनली स्क्वैट डाउन हो गया। उसने एक्सट्रीम फियर में येल किया, नो, नो। सब लोग उस तरफ देखने लगे और क्लाइन को अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। यह ऐसे क्यों चिल्ला रहा है जैसे कुछ हो गया हो। उसने थोड़ी ऑकवर्ड हंसी। उसने देखा कि एडमिसल डर के मारे फीटल पोजीशन में सिमट गया था और कांप रहा था। वो बस रहम की भीख मांग रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। क्लाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको थोड़ा दूर हटना पड़ा और ऐसा प्रिटेंड कर पड़ा जैसे वो बस वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा, हम शायद मुझे मिस्टर अजिक से एडवाइस लेनी चाहिए, लेकिन वो तो पिछले हफ्ते फेसैक एम्पायर के नॉर्दर्न पार्ट में वेकेशन पे गए हैं और वो अगले थर्सडे या फ्राइडे तक ही वापस आएंगे। उससे पहले मुझे कैप्टन को रिपोर्ट करना होगा। क्लाइन ने मुंह बंद करके जम्हाई ली। फिर वो अंडरग्राउंड मार्केट से बाहर निकल गया। उस हफ्ते जब उसको सैलरी मिली तो उसके प्राइवेट स्टैश में 8 पाउंड 10 सोली फिर से जमा हो गए। लेकिन जो बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स सच में रेयर होते हैं वो इतने महंगे होते हैं कि वो बस विंडो शॉपिंग ही कर सकता था। ऑफ कोर्स अगर उसको हाई इंटरेस्ट का डर नहीं होता तो वो स्वेन से शॉर्ट टर्म लोन ले सकता था। जब वो इविल ड्रैगन बार से बाहर निकला और पब्लिक कैरिज का वेट कर रहा था तो क्लाइन फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, एक और हफ्ते में जो शुरुआत में मुझे एडवांस सैलरी के 12 पाउंड मिले थे वो खत्म हो जाएंगे। जो पैसे मैं घर ले जाऊंगा वो फाइनली 3 पाउंड पर वीक हो जाएंगे। मेलिसा के पास मेड सर्वेंट हायर करने में डिले करने का कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। जो बाकी के 3 पाउंड है वो सीक्रेट रहेंगे और मैं अपने लिए और पैसे सेव करूंगा। और मुझे डेक्स्टर गुडेरियन से टेलीपैथिक फार्मूला या उससे रिलेटेड क्लूज जल्दी से जल्दी निकलवाने हैं। मैं मिस जस्टिस से कैश के बदले में अपने अंडरलिंग को फंड्स देने का एक्सक्यूज यूज कर सकता हूँ। यह एनोनिमस बैंक ट्रांसफर के थ्रू किया जा सकता है। इस प्रोसेस के दौरान मैं डिविनेशन के थ्रू इंटरफेरेंस करूंगा। वो बहुत सेफ रहेगा और उससे मेरी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होगी। पब्लिक कैरेज में चढ़ने के बाद क्लाइन सीधा ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी नहीं गया। उसने डिविनेशन क्लब में 2 घंटे के लिए जाने का प्लान किया। यह उस पोशन को डाइजेस्ट करने के लिए जो ग्राउंड वर्क करना होता है उसका एक पार्ट था। प्लस क्लाइन अब डिविनेशन हिस्ट्री में थोड़ा फेमस हो गया था। कुछ पुराने रिटर्निंग कस्टमर्स थे और कुछ रेफल्स भी थे। एवरेज में वो एक आफ्टरनून में 10 से ज़्यादा डिविनेशंस करता था। इसलिए भले ही वो हफ्ते में बस 2 बार जाता था वो फिर भी आधा पाउंड का प्रॉफिट कमा लेता था। जो गरीब मिस्टर फूल था उसके लिए यह कुछ नहीं से तो बेहतर ही था। उसने सोचा, सा अफसोस की बात है कि मैंने शुरुआत में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया और इतनी परफेक्ट इमेज बना ली। मैं अब अपनी डिविनेशन फीस अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। डिविनेशन क्लब के मीटिंग रूम में बैठे हुए क्लाइन अपनी साइब ब्लैक टी पीते हुए थोड़ा मजबूर सा फील कर रहा था। उसने सोचा कि अब तो वो इतना फेमस हो गया है कि अगर वो 4 सोली भी चार्ज करेगा तो भी लोग उसके पास आएंगे। लेकिन एक सियर होने के नाते जो फेट की रिस्पेक्ट करता है वो 8 पेंस ही चार्ज करता रहेगा। उसने यह भी सोचा कि भले ही उसने पोषण पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया हो वो सियर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता जो उसने पहले समराइज किए थे। उसमें डिविनेशन से एक्सेसिव बेनिफिट्स लेना भी शामिल था। आखिरकार उसको नहीं पता था कि कहीं इससे वो कंट्रोल ना खो दे या कोई और नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो जाएं। नाइट हॉक्स के पास जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसमें डाइजेस्टिंग का कॉन्सेप्ट शामिल नहीं था। इसलिए क्लाइंट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि पोषण डाइजेस्ट करने के बाद भी रिस्क हैं या नहीं, या फिर वो कुछ ऐसा कर सकता है जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो। वो ये सब सोच ही रहा था कि एंजेलिका नाम की एक खूबसूरत अटेंडेंट अंदर आई और उसके पास चली गई। झुककर उसने धीरे से कहा कि मिस्टर मोरेटी, कोई आपसे डिविनेशन करवाना चाहता है। रेड एगेट रूम में। क्लाइन ने कहा कि ठीक है। उसने आने से पहले चेक कर लिया था कि डिविनेशन क्लब विजिट करने के लिए आज का दिन ठीक है या नहीं, और उसको अपने डिविनेशन से डेफिनेट आंसर मिला था। उसने अपना सिल्क टॉप हैट उकला, मीटिंग रूम से बाहर निकला और अपने कस्टमर को रेड एगेट रूम के दरवाजे पर वेट करते हुए देखा। कस्टमर एक लगभग 16 साल की लड़की थी। उसने लाइट ब्लू रफल ड्रेस पहनी हुई थी और उसी कलर का गॉज हैट पकड़ा हुआ था। उसके ब्राउन करली बाल थे, एक क्यूट फेस था जिस पर बेबी फैट था और उसकी आंखें खूबसूरत लाइट ब्लू कलर की थीं। क्लाइन ने पहचान लिया, एलिजाबेथ। वो उसकी बहन की अच्छी दोस्त एलिजाबेथ थी जो ईवोस पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। उसने एक बार उसके लिए एक एम्यूलेट चूज करने में हेल्प की थी और सेलेना के मैजिक मिरर डिविनेशन इंसिडेंट को भी उसकी हेल्प से सॉल्व किया था। सिमिलरली एलिजाबेथ ने प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होते हुए कहा कि मिस्टर मोरेटी, सच में आप हैं। वो सोच रही थी कहीं ये आप तो नहीं जब उसने नाम देखा।
क्लाइन ने हेल्पलेसली एक्सप्लेन किया कि वो मिस्टिसिज्म एंथुजियास्ट है। फिर उसने ऐड किया कि मेलिसा को मत बताना। ओ सेलेना को भी। उसने सोचा कि डिविनेशन रिजल्ट तो बता रहा था कि डिविनेशन क्लब विजिट करना ठीक है, यह एलिजाबेथ से क्यों भेंट हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और रेड एगेट रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ गया। एट द सेम टाइम उसने अपने लेफ्ट मोलर को 2 बार क्लिक किया। वो धीरे धीरे रूम में एंटर हुए। डिवाइनर की सीट पर बैठने के बाद उसने अपना सिर उठाया और कस्टमर की तरफ देखा। एलिजाबेथ को देखते ही क्लाइन की भवें सिकुड़ गई। उसने नोटिस किया कि उस लड़की के एनर्जी फील्ड में हल्की सी ग्लूमी ग्रीन लेयर थी। उसे लगा कि यह तो किसी स्पिरिट या रेत द्वारा हॉन्टेड होने का सिम्पटम है। क्लाइन ने शांत मन से यह जज किया और सीधे पूछा कि क्या उसे पिछले कुछ दिनों से नाइटमेयर्स आ रहे से, नाइटमेयर्स जिसमें रेपिटिव एलिमेंट्स हों। एलिजाबेथ, जो अभी दरवाज़ा बंद करके बैठी, डमस्ट्रक हो गई। उसे जवाब देने में काफ़ी टाइम लगा। फिर उसने कहा कि हाँ, इसीलिए वो यहाँ उसे ढूंढने आई थी। क्लाइन थोड़ा पीछे झुका और उसने पूछा कि उसे किस तरह का ड्रीम आ रहा था और यह कब से शुरू हुआ। एलिजाबेथ ने बताया कि यह लमुड टाउन में उसकी वेकेशन के लास्ट 2 दिनों से शुरू हुआ था। उनके फैमिली की वहाँ एक एस्टेट भी है। एलिजाबेथ को आधा मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट था, इसलिए उसे ऐसी सिचुएशंस की बेटर मेमोरीज थी। उसने कहा कि उसके ड्रीम में वो हमेशा एक नाइट से टकराती हैं जो पूरी ब्लैक आर्मर में होता है। वो एक बड़ा सा ब्रॉडस्वॉर्ड कैरी करता है और उसका फेस हेलमेट से पूरा कवर होता है, इसलिए उसे सिर्फ ग्लोइंग रेड आइज दिखती हैं। ड्रीम में वो उसके पास आने की कोशिश करता रहता है। वो डर के भागती हैं, लेकिन डिस्टेंस हर बार कम होता जाता है। क्लाइन ने सोचा और पूछा कि क्या ऐसे ड्रीम आने से 2 या 3 दिन पहले वो किसी एंटिक, एंशियंट रूइंस, बरियल ऑब्जेक्ट या मौसोलियम के कांटेक्ट में आई थी। एलिजाबेथ ने याद किया और जवाब दिया कि वो लमुड टाउन के पास एक माउंटेन विजिट करने गई थी। वहाँ एक अबेंडन्ड एंशियंट कैसल था। क्लाइन ने साइलेंटली सोचा कि यह तो किसी पैरानॉर्मल नॉवेल का स्टैंडर्ड बने। फिर उसने पूछा कि क्या उसने कैसल में कुछ छोड़ दिया था या उसने कैसल से कुछ लिया था। एलिजाबेथ ने अपनी खूबसूरत भवें सिकुड़ी और कुछ देर बाद अनसर्टेनिटी में जवाब दिया कि उसे ब्रेम्बल से कट लगा था और खून निकला था। क्या खून छोड़ना काउंट होता है? क्लाइन ने सोलेमनिटी का मास्क पहना और डीप वॉइस में जवाब दिया कि हाँ। उसे एलिजाबेथ क्लाइन का जवाब सुनते ही तुरंत नर्वस हो गई। उसने सबकॉन्शियसली थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि क्या वो उसको स्पेसिफिक रीजन डिवाइनिंग में हेल्प कर सकते हैं, और यह तो और भी अच्छा होगा अगर वो कोई सॉल्यूशन भी डिवाइन कर पाएं। क्लाइन ने मन में सोचा कि डिविनेशन तो सिर्फ एक जनरल डायरेक्शन दे सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो भी अनक्लियर और सिंबॉलिज्म से भरा हुआ होता है, जिससे हिंट्स को सही से डिसाइफर करना मुश्किल होता है। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि वो लकी है। वो कोई ऑर्डिनरी सीयर नहीं है, वो एक ट्रू मिस्टिसिज्म स्कॉलर है। उसने मन में एलिजाबेथ के सवाल का मजाक उड़ाया, फिर सीरियसली कहा कि क्योंकि यह मैटर ड्रीम्स से रिलेटेड है तो वो सजेस्ट करेगा कि सिमिलर डिविनेशन मेथड यूज करें। एलिजाबेथ ने ऑल राइट बोलते हुए एक भूखे वुडपेर की तरह सिर हिलाया। क्लाइन ने अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन किया। उसने कहा कि उसको एलिजाबेथ को यहाँ सोना होगा और उस ड्रीम को प्रेजेंट होने देना होगा। उसने पूछा कि क्या यह पॉसिबल है। एलिजाबेथ ने बिना हेस्टेशन के जवाब दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस पर ट्रस्ट करती है। लेकिन उसने क्विकली स्टैमर करते हुए ऐड किया कि वो गारंटी नहीं कर सकती कि उसको वो ड्रीम आएगा। क्लाइन ने उसको जेंटल स्माइल के साथ कंसोल किया कि यह सिर्फ एक अटेम्प्ट है। फिर उसने रेगेट रूम में साइड में रखे हुए लॉन्ग सोफा की तरफ पॉइंट किया और कहा, प्लीज। एलिजाबेथ ने नो नीड फॉर दैट बोलते हुए सिर हिलाया। उसने अपने आर्म्स क्रॉस किए और कहा कि वो स्कूल में क्लासेस के बाद ऐसे ही सोती है जब भी वो टायर्ड फील करती है। उसने अपने आर्म्स को पिलो की तरह यूज किया और टेबल के एज पर लीन किया। क्लाइन ने स्माइल करते हुए कहा, ऑल राइट, तुम प्रिटेंड कर सकती हो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वो उसकी और इमोशंस के कलर्स ऑब्जर्व कर रहा था, यह डिड्यूस करने के लिए कि वो सो गई है या नहीं। एलिजाबेथ ने ओके कहा, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने फेस को अपने आर्म्स में बरी कर लिया, अपनी ब्रीदिंग को ईज करने की कोशिश करते हुए। क्लाइन ने कुछ नहीं कहा और अपनी चेयर में लीन बैक किया। रूम सडनली अनयूजुअली क्वाइट हो गया। यह एक पीसफुल साइलेंस थी, ऐसी साइलेंस जो किसी को अपनी ट्रबल्स भुला सकती थी। कुछ टाइम बाद क्लाइन ने अपनी पॉकेट से एक सेमीसर्कुलर पीस ऑफ सिल्वर निकाला। उस सिल्वर पीस पर इंडिसाइफरेबल हर्मिस फ्रेजेज और सिंबॉलिक इमेजरी और नंबर्स थे। यह एक ड्रीम चार्म था जो क्लाइन ने पिछले मॉर्निंग सक्सेसफुली बनाया था। उसने 2 स्लंबर चार्म्स और 2 रेक्वियम चार्म्स भी फिनिश कर लिए थे। स्लंबर चार्म्स रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ सिल्वर से बने थे, जबकि रेक्वियम चार्म्स ट्रायंगुलर पीसेज से। यह उसको हेल्प करने के लिए था। क्लाइन ने सोचा, इंटेंस बैटल के बीच में सिर्फ टच से उन चार्म्स को डिफरेंशिएट करना होगा। फिर उसने धीरे से एंशियंट हर्मिस में एक फ्रेज बोला, क्रिम्सन। यह वो एक्टिवेशन इनकैंटेशन था जो उसने सेट किया था, क्योंकि चार्म में स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट करने का स्टेप अभी बाकी था, तो उसको अपने इनकैंटेशन को बाकी सबसे अलग रखने की जरूरत नहीं थी। बस वो शॉट याद रखने में आसान होना चाहिए था। वो मिस्टीरियस इनकैंटेशन रूम में गूंज उठा। क्लाइन को लगा कि ड्रीम चार्म उसके हाथ में हल्का हो गया है, जैसे उसका वेट टेम्परली कम हो गया हो। उसने तुरंत चार्म को टेबल पर रख दिया।
स्पिरिचुअलिटी इंजेक्ट करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट फ्लेम साइलेंटली ऊपर उठी, चार्म को कवर करते हुए, और एक डीप सीरीन ब्लैक में बदल गई। ब्लैक फ्लेम्स तेजी से फैल गई, एलिजाबेथ और क्लाइन दोनों को कवर करते हुए। क्लाइन ने मौके का फायदा उठाया और कॉजिटेशन के स्टेट में एंटर किया। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी यूज करके अपने सामने एक इल्यूजरी स्फेरिकल लाइट को देखा। वो स्फेरिकल लाइट एक बाउंडलेस डार्कनेस से घिरा हुआ था, जिससे वो बहुत अकेला लग रहा था। क्लाइन ने बिना देर किए अपनी स्पिरिचुअलिटी एमिट की, उसको इल्यूजरी बॉल ऑफ लाइट को टच करने देते हुए। साइलेंटली उसके आसपास का सीन कॉर्स्केट और वॉर्प होने लगा, लेकिन वो क्विकली एक येलोइश ब्राउन प्लेन में सेटल हो गया। वो प्लेन हॉर्सेस और ह्यूमंस की कॉर्प्सेस से भरा हुआ था। फ्रेश ब्लड और वेपन्स हर जगह दिख रहे थे। एलिजाबेथ एक रीगल गाउन पहने हुई थी, एंगेजमेंट्स और फिशनट हैट के साथ। वो इधर उधर देख रही थी। लॉस्ट उसने जल्दी से क्लाइन की फिगर को देखा, उसके चेहरे पर सरप्राइज जॉय दिखा। उसने कहा कि मिस्टर मोरेटी, हम फिर मिले। उसने बताया कि जब सेलेना और वो डिविनेशन के लिए आई थी, तभी उसको शक हो गया था कि नेम रजिस्टर पर क्लाइन मोरेटी वही है। वो कई बार आई भी थी, लेकिन हमेशा मिस कर गई क्योंकि उसको दिन में क्लासेस अटेंड करनी होती थी। उसने आगे बताया कि जब समर ब्रेक में वो फ्री हुई तो उसके पेरेंट्स उसको लमुड टाउन में हॉलिडे के लिए ड्रैग कर ले गए। उसने पूछा कि क्या क्लाइन उसकी हेल्प कर सकता है। क्लाइन एक पल के लिए फ्रीज हो गया जब उसने उस लड़की की टॉकेटिवनेस सुनी। वो सोच रहा था कि एलिजाबेथ को शक था कि वो डिविनेशन क्लब में जॉब कर रहा था और उसने उसको कई बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल एबनॉर्मल नहीं दिख रही थी। उसका सरप्राइज ऑथेंटिक लग रहा था, जो उसके ट्रू थॉट्स को मास्क कर रहा था। क्लाइन सोच रहा था कि सच में हर किसी का ड्रीम उनका सबसे ऑनेस्ट साइड दिखाता है, एक्सेप्ट फूल। जब वो अपने थॉट्स में डूबा हुआ था, एलिजाबेथ का ड्रीम चेंज होने लगा। एक लंबा नाइट लगभग 0.9 मीटर्स का उनकी तरफ आ रहा था, एक बड़ी तलवार घसीटते हुए जो ग्राउंड से स्क्रेप हो रही थी। वो नाइट ब्लैक आर्मर में ड्रेस था। मेटल टकराने की मेटालिक साउंड्स हर स्टेप के साथ सुनाई दे रही थी। दो ब्लॉब्स ऑफ रेड लाइट जैसे फ्लेम्स उसके फेस प्लेट के स्लिट से पीक कर रहे थे। वो क्लाइन और एलिजाबेथ को इंटेंटली स्टेयर कर रहे थे। क्लाइन ने रियलाइज किया कि वो एक रेत की विल थी, अभी तक ईविल स्पिरिट के स्टेज पर नहीं पहुंची थी। क्लाइन जो अपने स्पिरिचुअलिटी स्टेट में था, उसको स्पिरिट विजन एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने सोचा कि नाइथॉक्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पिरिट्स द्वारा छोड़ दी गई वेंजेंस और इनजस्टिस की फीलिंग्स सबसे वीकेस्ट और ईजी सोल्स होती हैं डील करने के लिए। उसके बाद शैडोज और रेथ्स आते हैं। ईविल स्पिरिट्स सबसे डिफिकल्ट सोल लाइक क्रीचर्स होते हैं डील करने के लिए, और ईविल स्पिरिट्स में भी जो सबसे हॉरिफाइंग होते हैं वो हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स जितने स्ट्रांग होते हैं। यह सब सोचकर क्लाइन ने एक स्टेप आगे बढ़ाया, एलिजाबेथ को अपने पीछे ब्लॉक करते हुए। फिर उसने अपने पैर से स्टॉम्प किया और ड्रीम को शेटर कर दिया। मल्टीपल स्पेक्स ऑफ लाइट फायरफ्लाइज की तरह स्कैटर हो गए। क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी उसकी बॉडी में रिटर्न हो गई, जिससे उसकी आईज फिर से रेड एगेट रूम के डार्कनेस में अडॉप्ट हो पाई। उसने डिविनेशन के लिए नीडेड टूल्स टेबल के अराउंड प्लेस्ड देखे, और वो ड्रीम चार्म भी देखा जो ऑलमोस्ट फिनिश बर्न हो चुका था। क्लाइन को फील हुआ जब उसने यह देखा। उसने सोचा कि एवरनाइट गॉडेस के डोमेन में चार्म्स प्योर सिल्वर से बने होते हैं, तो उसको हार्ट में पेन हो रहा था। उसने मन में सोचा कि इन चार्म्स को यूज करना तो जैसे मनी बर्न करना है। इवन अगर वो अपने लेबर कॉस्ट को अकाउंट ना करे तो मटेरियल्स ही एवरेज 6 to 8 सोली पर चार्म के पड़ते हैं। उसको थोड़ा मोर एट पीस फील हुआ जब उसने चर्च ऑफ एटर्नल ब्लेजिंग सन के बियॉन्डर्स के बारे में सोचा। आफ्टर ऑल वो तो गोल्ड बर्न करते हैं, द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल फॉर द सन वॉज गोल्ड। एलिजाबेथ ने सॉफ्टली ग्रोन किया और स्लोली वेक अप हुई बिफोर स्ट्रेटनिंग हर पोस्चर। उसने फर्टिवली क्लाइन को ग्लांस किया और पूछा, मिस्टर मोरेटी, क्या आपके डिविनेशन से कोई रिजल्ट्स मिले? यस, क्लाइन ने सीरियसली नोट किया। तुम्हारे नाइटमेयर्स शुड डिसअपियर इन नो मोर देन अ वीक। क्लाइन ने अपने मन में ऐड किया कि वो कैप्टन को रिपोर्ट करेगा और उससे कहेगा कि वो किसी को लमुड टाउन में डील करने के लिए सेंड करेली। दैट्स ग्रेट, थैंक यू मिस्टर मोरेटी। एलिजाबेथ एक्साइटेड हो गई। फिर उसने सडनली अपने ब्राउज को क्रीज किया। क्लाइन ने थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए पूछा कि क्या हुआ। एलिजाबेथ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस उसे याद आया कि उससे अभी घर जाना है। धीरे से उसने एक सिंगल सोली का बिल निकाला जो उसने रेडी रखा था और टेबल पर रख दिया। फिर उसने अपनी हैट उठाई और थोड़ा हेसिटेंटली क्लाइन को गुड बाय बोला। रेड एगेट रूम से निकलने के बाद एलिजाबेथ स्टेयर्स की तरफ चली गई। कंफर्म करने के बाद कि कोई नहीं देख रहा है, उसने अपने हाथ हिलाए और सॉफ्टली मोन किया। पिंस एंड नीडल्स कितनी सुन हो गई। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में। डन ने क्लाइन को देखते हुए अपना फोरहेड रब किया। उसने क्लाइन से पूछा कि क्या वो सडनली इसलिए वापस आया क्योंकि उससे एक और सुपरनेचुरल इंसिडेंट मिला। क्लाइन ने कैप्टन के टोन पर थोड़ा अजीब फील करते हुए अपना गला साफ किया और बिना हेसिटेशन के आंसर किया। हाँ, डन स्मिथ ने फिर से अपना फोरहेड रब किया और पूछा कि इस बार क्या मैटर है। क्लाइन ने अपने वर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया और बताया कि दो चीजें हुई हैं। पहले इंसिडेंट में उसने मॉन्स्टर एडेमिसॉल को अंडरग्राउंड मार्केट में चार्म के लिए मटेरियल्स खरीदते वक्त एक कोने में हच करके डर से कांपते हुए पाया।
यह कहते वक्त उसने हेवीली हिंट किया कि उससे मटेरियल्स के लिए रीइंबर्समेंट चाहिए। क्लाइंट डेक्स्टर गुडेरियन को ढूंढने के लिए हायर किए डिटेक्टिव की फीस मेंशन नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें रेड चिमनी इन्वॉल्व था। उससे डीपली रिग्रेट हो रहा था कि उसने सेपरेट डिटेक्टिव्स हायर नहीं किए। डन ने लाइंस के बीच में पढ़ते हुए थोड़ा सा नोट किया। उसने पूछा कि एडेमिसॉल को क्या हुआ। क्लाइंट ने साइलेंटली एक्सहेल किया और डिटेल में डिसॉल को एक ड्रीम आया था। उस ड्रीम में मिसॉर ब्लड है, उग्रफ्रेक है कि हर जगह कॉप्सेज में से एक उसका था। उसका और ब्लड है, उसने ड्रीम में माया था और इसलिए वो बहुत डर गया था। डन ने थोड़ी देर सोचा और फिर स्लोली पूछा कि एक सीयर होने के नाते वो डिजास्टर है, एक ऐसा डिजास्टर जो एक वाइड एरिया में स्पैन करता है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई फॉर्मेशन नहीं है। उसने ये भी कहा कि एडेमिसॉल के डे ड्रीम में हर चीज़ इसका सिंबॉलिक मीन में नहीं में बताएं कि वो ये हो जिसमें अपना हे। उसने ये भी कहा और सेल्फ डेटमिंग मैन करेगा और देखे नहीं होली के प्रॉकेट पर वो योली खेलते फ्रॉकेटिंग वाया चिरकेटिंग को रिपो एक्स कहना है। ये ऐड शेक किया जिसमें भी पास भी किडनियों का कडेट शेक किया ऐसी चीज़ फिर याद दिन आईडी हंदे इजेक्ट चेती हो सकता है। डन मिस हो बिलाया तविदन ने जाबे को फेजा तिवाप लेख नहीं छुआ चार दिया। उसने यही पूछा कि कौरदा प्रभाव लमुट टाउंडी के जाना चाहनी थी क्योंकि अगर इंसिडेंट में कॉप्सेज और घोस्ट इन्वॉल्व है तो उसकी एबिलिटीज यूजफुल हो सकती हैं। डन अपने टेम्पल्स को मसाज कर रहा था और सोच रहा था कि कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रहा। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर एलिजाबेथ एवरनाइट गॉडेस की बिलीवर नहीं हुई तो उन्हें उसको मैंडेटेड पनिशर्स या मशीनरी हाइव माइंड को हैंड ओवर करना पड़ेगा उसके फेथ के अकॉर्डिंग। अगर उसका फेथ इन 3 मेजर चर्चेज में से किसी में नहीं हुआ तो उसको मशीनरी हाइव माइंड को हैंड ओवर किया जाएगा क्योंकि वो आउटस्कर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लाइंट चुप रहा। वो चुपचाप वेट करता रहा और फिर उसने डन को कहते हुए सुना कि उनके पास मिशन पर 3 मेन हैं। वो सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 यूज़ करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 30782 क्लाइंट ने 1 मिनट बाद याद कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट म्यूटेटेड। उसने सेक्रेड एम्ब्लेम की सोचा कि इस सेक्रेड तक रिफास इसमें है किसी भी कॉर्पस पे है कि वो कांस्टेंट मीटरिटी या सक्स में काफ़ी पिनलिफली टाइंस्टेंटलिटियाँ किया स्मेफ का या 15 मीटर एक रह सकता है। उसने चाह कि 15 मिबलैम के नाम से जाना जाता है। इसका ड्रॉबैक यह है कि यह एक कॉमनर की सोल को भी रिसर्च डेटिफाई कर देता है कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन उसके रेडियस में 1 घंटे तक खड़ा रहे तो वो एक इडियट बन जाएगा जिसको सिर्फ सन की प्रेज करनाता होगा। बियॉन्डर्स के लिए लिमिट 6 घंटे थी। घोस्ट्स और 1 मिनट्स की बात करें तो वो टाइमन में सो सिभी कर क्वांटिफेक्ट कैप्टन को इस सील आर्टन को सील्ड फैक्टम टॉइनफेक्ट का कोड नेम याद है। क्लाइंट आप चैटा हो जाए फिर उसे लगा कि उसकी मेमोरी तो उससे भी खराब है। वो सडनली फ्रीज हो गया कि वो खुद को हैंग कर ले। डन स्मिथ पीछे लीन हो गया और अपनी डीप ग्रे आइज से क्लाइंट को देखा। उसने पूछा कि क्या वो आज फिर से डिविनेशन क्लब गया था और उसने यह भी पूछा कि क्या उसे पिछले 2 दिन में कोई चेंजेस फील हुए हैं। कैप्टन ने जैसे ही वही सवाल पूछा क्लाइंट ने सीरियसली नोट किया। उसने बताया कि वो और भी ज्यादा बेटर फील कर रहा था। एक्चुअली उसको तो यह भी लग रहा था कि वो होली कैथेड्रल का एग्जामिनेशन भी अभी पास कर सकता है। यह एक ऐसी फीलिंग और कॉन्फिडेंस थी जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल था। फिर उसको रियलाइज हुआ कि उसका आंसर थोड़ा वेग हो सकता है तो उसने ऐड किया कि शायद पोशन का नाम बहुत क्रूशियल होता है। उसने बताया कि जब उसने स्ट्रिक्टली सियर प्रिंसिपल्स फॉलो किए जो उसने डिराइव किए थे और एक फॉर्च्यून टेलर की तरह एक्ट किया तो सब कुछ परफेक्ट और इजी हो गया। हाँ, वो अपनी स्पिरिट विजन को और भी इनकॉन्स्पिक्वस तरीके से एक्टिवेट कर सकता था। डन ने थोड़ी सी फ्राउन की जैसे कुछ सोच रहा हो और उसकी आंखों में लाइट कन्वर्ज हो रही थी। वो धीरे से बोला पोशन का नाम जैसे डीप थॉट में डूबा हुआ हो। लगभग 10 सेकंड बाद उसने क्लाइंट को फिर देखा। उसने पूछा कि क्या उसको घर जाकर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। संडे चाइनीज गेट पर उसकी ड्यूटी के बाद सेकंड डे था और उसको रेस्ट करना चाहिए था। एलिजाबेथ उसकी सिस्टर की अच्छी फ्रेंड थी और उसने प्रॉमिस किया था कि प्रॉब्लम एक वीक में सॉल्व हो जाएगी। इसलिए क्लाइंट ने बिना हेसिटेशन के आंसर किया कि टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके सेट ऑफ करने के बाद कैरिज को डैफोडिल स्ट्रीट से एक टर्न ले लेना चाहिए। डन ने कहा ऑल राइट, फ्राई को बुलाओ जब तक मैं सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 निकलवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता हूँ। डन ने डायगोनली अपोजिट रूम की तरफ पॉइंट किया। फ्राई एक कॉप्स कलेक्टर था इसलिए उसके पास स्लीपलेस जैसी अबंडेंट एनर्जी नहीं थी। अगर वो फ्री होता तो वो नैप ले रहा होता। एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही फिल करना, खुद ही अप्रूव करना, खुद ही कलेक्ट करना। कैप्टन, हमारा मैनेजमेंट सिस्टम तो काफ़ी फ्लॉड है। क्लाइंट ने साइलेंटली लैंपून किया, फिर अपनी हैट उठाई और डन के ऑफिस से निकलकर डायगोनली ऑपोजिट डोर को नॉक किया। क्लाइंट ने 3 बार नॉक किया तो फ्राई ने डोर खोला और क्लाइंट को अनडिस्गाइज्ड पजलमेंट के साथ देखा। उसने पूछा बात था क्योंकि वो नैप ले रहा था। उसके बाल मेसी थे और शर्ट अनटाइडी। उसका कोल्ड और ग्लूमी टेम्परमेंट थोड़ा कम हो गया था। फिर भी वो एक डेड पर्सन जैसा लग रहा है जो अपने कॉफिन से क्लाइंब आउट हुआ है। क्लाइंट ने अपनी स्माइल छुपाई और सीरियसली आंसर किया, एक केस जिसमें रेट्स इन्वॉल्व हैं। कैप्टन आपकी असिस्टेंस चाहते हैं।
ओके, फ्राई ने सबकॉन्शियसली अपना हाथ उठाया अपने मेसी बालों को स्मूथ आउट करने के लिए, और वो फिर से अपने कोल्ड फ्राई वही जो लिविंग बींग्स को दूर रखता था, फिर अपने आप को तैयार किया। उसके बाद दोनों रिसेप्शन हॉल में सोफा के पास वेट करने लगे। लगभग 7 या 8 मिनट बाद सराउंडिंग्स थोड़ी वार्म हो गई, जैसे एरिया को सनलाइट में एक्सपोज किया गया हो। इमीडिएटली बाद उन्होंने डन स्मिथ को पार्टीशन से वॉक करते हुए देखा। उसके हाथ में एक एंशियंट बैज था जो पाम के साइज का आधा था। बैज में एक डॉग गोल्ड लस्टर था और उस पर सन के सिंबॉलिक साइंस एनग्रेव्ड थे और लाइंस एज तक जा रही थीं। वो सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 था, इंटिस रिपब्लिक से, जिसका ओरिजिनल नाम म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम था। इंटिस रिपब्लिक वो कंट्री थी जिसको रोजेल ने एक एम्पायर से रिपब्लिक बनाया, फिर वापस एम्पायर बना दिया। वो एक स्टेबल रिपब्लिक बन चुका था और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पर लोकेटेड था। उसका लोएन किंगडम के साथ बॉर्डर मिडसी शायर्स, हॉर्नेकिस माउंटेन रेंज और ऐसी ही लैंडमार्क्स इंक्लूड करता था। इंटिस के एक नेशन के तौर पर एस्टेब्लिश होने के बाद से चर्च ऑफ द एटर्नल ब्लेजिंग सन ने चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप को रिप्रेस किया, जो बाद में चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के नाम से जाना गया। क्योंकि वो कंट्री का मेन रिलीजन था, इसलिए कंट्री को किंगडम ऑफ द सन भी कहा जा सकता था। डन ने कामली रिमाइंड किया कि उन्हें सेट ऑफ करना चाहिए। उसने फ्राई को कहा कि वो ड्राइव करेगा, क्योंकि सेसारे सेक्रेड एम्ब्लेम के प्यूरिफिकेशन को ज्यादा देर तक विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। सेसारे फ्रांसिस एक क्लर्क था जो सप्लाईज परचेज और कलेक्ट करने का चार्ज संभालता था। वो उनका ड्राइवर भी था, लेकिन वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन था। वो सील आर्टिफैक्ट 30782 के 15 मीटर रेंज में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता था। क्लाइन को पता था कि जाउटलैंड स्ट्रीट से लमुट टाउन का जर्नी कम से कम 2.5 घंटे लेगा। उसमें डैफोडिल स्ट्रीट का डिटूर टाइम इंक्लूड नहीं था। फ्राई ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, बल्कि चेक किया कि उसके पास उसके पर्सनल आइटम्स है या नहीं। उसने सिर्फ ऑल राइट कहा। जब सेटिंग सन की रेज ने टाउन के कैथेड्रल के पिनाकल को डाई किया, तो नाइट हॉक्स की कैरिज फाइनली लमुट टाउन पहुंची। टाउन टिंगेन के नॉर्थ वेस्ट एज पर लोकेटेड था। कई बिल्डिंग्स में अभी भी एज ऑफ स्टीम से पहले के एरा की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। वहाँ नियरली जीरो फैक्ट्रीज थे और नियर बाय विलेजेस कमर्शियल ट्रेडिंग में एंगेज थे। कैरिज रोकने के बाद डन ने सामने बने हेयर सैलून की तरफ देखा और बताया कि उसने पहले ही एक लोकल से पूछ लिया था। वहां से पहाड़ पर बने कैसल के रूइंस तक पैदल जाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। उसने यह भी बताया कि यह कैसल फोर्थ एपोच के दौरान रूल करने लौटका का था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। ऑफ कोर्स उसने कहा कि यह सिर्फ एक लोकल मिथ है। उसके बाद डन ने सजेस्ट किया कि उन्हें अभी जाकर रेत से डील करना चाहिए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि वो 30782 पर बारी बारी से नजर रख सकते हैं और उसे कॉमनर्स से दूर रख सकते हैं। डन ने म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम निकालने के बाद से लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। वो बियॉन्डर की लिमिट्स के करीब आ रहा था। उसने कहा कि जल्दी ही उन्हें अलग होना पड़ेगा और एक दूसरे को रिकवर करने का टाइम देना होगा। फ्राई ने बस ओके कहा, उस ज्यादा कुछ नहीं बोला। क्लाइन ने कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपने पॉकेट में रखे स्लम्बर चार्म्स और रेक्वियम चार्म्स को टच किया। 3 नाइट हॉक्स पतले ब्लैक ट्रेंच कोट्स में टाउन की स्ट्रीट से गुजरकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। जब वो एक फोर्क पर पहुंचे, रास्ते में वीड्स और श्रब्स बहुत थे, लेकिन फिर भी इतना स्पेस था कि 2 कैरिजेस साइड बाय साइड जा सके। थोड़ी देर में उन्होंने एक एंशियंट कैसल की गिरी हुई आउटर वॉल देखी। जो आउटर वॉल अभी भी खड़ी थी, उस पर ग्रीन प्लांट्स फैल रहे था और जो पार्ट एक्सपोज था वो मोटलेड था। जैसे ही वो करीब आने लगे, क्लाइन को एक पियर्सिंग चिल फील हुई और उसके आर्म्स पर गूजबम्प्स आ गए। फ्राई ने मोनोटोन्सली कहा कि वहां सच में एक रेत है, और उसने एंशियंट कैसल की तरफ देखा। डन ने साइड में देखा और न्यूली प्रमोटेड नात्रहॉक को एक ग्लांस मारी। फिर वो हंसा और कहा कि चिंता मत करो, उनके पास 30782 और फ्राई दोनों हैं, रेत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसने अपने कस्टम मेड रिवॉल्वर को एक हाथ में और म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम को दूसरे में पकड़ा। उसने एंशियंट कैसल की तरफ पहला स्टेप लिया, जो एक रूइन जैसा दिख रहा था। क्लाइन उसके पीछे पीछे चला और ट्रिगर पुल करने, केन स्विंग करने या अपने चार्म्स यूज करने के लिए रेडी रहा। वूश वूश। जब डन एंशियंट कैसल से 5 मीटर से भी कम दूर था, जहां एक टूटा हुआ हॉर्स स्टेबल, वाटरवेल और दूसरे फिक्सचर्स क्लाइन को दिख रहे थे, तब एक कोल्ड ब्रीज सैड और श्रिल तरीके से चली। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनइनवाइटेड गेस्ट को रिजेक्ट कर रही हो। 3 नाइट हॉक्स नहीं रुके। वार्म और प्योर फीलिंग ने ग्रेजुअली चिल को डिस्पर्स किया और एंशियंट कैसल के फ्रंट को कोंकर कर लिया। 3 नाइट हॉक्स पत्थरों के ढेर पर चढ़े, टूटी हुई आउटर वॉल को पार करते हुए धीरे धीरे कैसल के अंदर एंटर हुए। कैसल का मेन एंट्रेंस गायब था और वो टूटी हुई टाइल से भरा हुआ था। एंशियंट कैसल का हॉल टूटे हुए स्टोन पिलर से भरा था और मॉस से ढका हुआ था। स्पेस तो काफी था, लेकिन विंडोज नैरो थी और दीवारों पर काफी ऊपर लगी हुई थी, इसलिए लाइटिंग बहुत कम थी। अंदर काफी डिम और ग्लूमी लग रहा था। क्लाइन, जो कि एक हिस्टोरियन था, ने इंस्टिंक्टिवली जज किया कि यह फोर्थ एपोच के एंड और फिफ्थ एपोच के स्टार्ट की बिल्डिंग्स की ट्रेट है। उसने तुरंत अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट कर दी। तभी एक इल्यूजरी लेकिन पियर्सिंग रोर अचानक से फूट पड़ी।
अचानक पता नहीं कहाँ से ब्लैक फॉग का एक घना क्लाउड हवा में भर गया। वार्मथ और प्योरिटी को अंदर आने से रोक रहा था। ब्लैक फॉग के बीच में एक टॉल फिगर अचानक से सरफेस हुआ। उसने फुल बॉडी ब्लैक आर्मर पहना हुआ था और एक ब्रॉडस्वॉर्ड कैरी कर रहा था जिसे एक कॉमनर के लिए उठाना भी मुश्किल होता। रेत एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था जैसा क्लाइन ने एलिजाबेथ के ड्रीम में देखा था। उसकी हेलमेट के गैप से आग की तरह दो रेड लाइट के गोले चमक रहे थे, ठंडे दिख रहे थे, लेकिन वो तीनों नाइथहॉक्स को गुस्से से घूर रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने उसकी नींद खराब कर दी है, उन्हें इसकी कीमत अपने खून और मांस से चुकानी होगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और तुरंत डन से डिस्टेंस कम कर दिया। उसने अचानक अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड से नीचे की तरफ स्लैश किया। डन तेजी से पीछे हटा और अपना हाथ उठाकर रिवॉल्वर फायर किया। क्लैंग। सिल्वर डीमन हंटिंग बुलेट इल्यूजरी ब्लैकमर को पेनिट्रेटेड नहीं कर पाई और सिर्फ एक क्रिस्प लेकिन अनरियलिस्टिक साउंड प्रोड्यूस हुआ। क्लाइन और फ्राई दोनों एक साथ साइड में हट गए। एक ने एक हाथ में गन पकड़कर नाइट की आंखों की जगह पर लगे दो आग के पुल कर दिया और निया एक अर्मोर्जुअल ग्रेइश वाइट रोर किया। ब्लैक अरफॉन्ड को रेथ आइकॉम टेटेंट फिर से गुस्से गुस्से नैफ किया और बड़ा स्ट्राइड किया। बाम। दूसरे डियोब ने ट्रॉडसिया पे और ब्लैक आर्मर्ड नाइट की आंकोर किया और एम्प्टे गॉर्मर पर नाइक और ब्लैक नाइट रिगर पे गुरगलो किया। ब्रॉडस्वॉर्ड से डन को चोट नहीं लगी, लेकिन उसने उसको दूर तक उड़ा दिया, जिसकी वजह से वो डोर के साइड में बुरी तरह गिरा। उसके मुंह से ताज़ा खून निकल गया। एक जोर की आवाज के साथ 307 आदो जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसने मेटल बूट पहना हुआ था। रेथ ने ईगरली अपने राइट लेग से किक मारी और उस डेंजरस को एंशियल के डोर से बाहर भेज दिया। वो काफी दूर जा गिरा। क्लाइन, जिससे रेत पर सक्सेसफुली शूट नहीं लगा था, वो सीन देखकर नर्वस भी हो गया और कंफ्यूज भी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम शांत और रैशनल होकर अपनी आंखों के सामने हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा हो। बैंग। उसने एक और बुलेट फायर की। सिल्वर डीमन हंटिंग बुलेट रेत के हेलमेट पर लगी और स्पार्क्स निकले, लेकिन कोई ऑब्वियस डैमेज नहीं हुआ। राइट गॉन्टलेट, फ्राई चिल्लाया। वो हमेशा से कोल्ड और ग्लूमी रहता था, लेकिन अब उसकी टोन में एंग्जाइटी थी। उसके बोलते ही उसने भी अपना रिवॉल्वर उठाया और रेत के राइट मेटल गॉन्टलेट पर एम किया। बैंग बैंग। क्लाइन ने फ्राई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियसली शूट किया, ऑलमोस्ट साथ ही साथ सिल्वर डीमन हंटिंग बुलेट्स फायर करते हुए। इस बार रेथ ने अपने आर्मर से ब्लॉक नहीं किया, बल्कि अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड उठाकर दोनों बुलेट्स को मारकर हटा दिया। बाम। उसने एक स्ट्राइड लिया और क्लाइन पर चार्ज किया, सीधा उससे टकरा गया। जब क्लाइन उड़कर दूर जा गिरा, उसने देखा कि उसकी चेस्ट अंदर की तरफ धंस गई है। उसने खुद को थूकते हुए देखा, लेकिन उससे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। वो अचानक से अपने डेज से बाहर आया, जमीन पर गिरा, इधर उधर रोल हुआ और चिल्लाया। अचानक से वो एंशियंट कैसल, रेत, गिरे हुए पिलर्स और मॉस से ढकी फ्लोर अजीब तरीके से शैटर हो गए। सब कुछ हवा में ब्लैक फॉग में बदल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैक आर्मर्ड नाइट पहली बार अपीयर हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि डन ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस के बंद की हुई थीं। वो थोड़ा झुका हुआ था और उसकी ग्रे आंखें डार्क और डीप थीं। क्लाइन को रियलाइज हो कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, सब कुछ एक ड्रीम था। कैप्टन ने रेत, फ्राई और उसको अपने ड्रीम में पुल कर लिया था, लेकिन वो स्पेशल था और वो क्लियर हेडेड और रैशनल रह सकता था। उसने रियलाइज किया कि वो अभी भी डन के राइट साइड में 2 मीटर दूर खड़ा था। उसने कोई खून नहीं थूका था और ना ही चिल्लाया था। तभी डन सीधा खड़ा हो गया और उस रेत को देखा जो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करने वाला था। उसने कामली कहा कि 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। रेत स्टंड हो गया और उसने एक श्रिल क्राई निकाली। उसकी बॉडी से ब्लैक स्टीम निकलने लगी, जैसे उसे डेथ सेंटेंस मिल गया हो। ओके, सो क्लाइन ने देखा कि जो भी ज़ॉम्बीज या स्पिरिट्स अभी तक इविल स्पिरिट्स नहीं बने थे, वो म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम के 15 मीटर के अंदर 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकते थे। उसके मन में आया कि होली शिट, कैप्टन कितने कूल हैं। वो साइड से यह सब देख रहा था और उसका तो मन कर रहा था कि जोर से चीयर करे। उसे समझ में आया कि कैप्टन डन ने अपनी ड्रीम एबिलिटी को रेत पर अटैक करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ टाइम निकालने के लिए यूज किया था। वो जो वार्म और प्योर फीलिंग आ रही थी उससे, ब्लैक स्टीम जल्दी जल्दी एवापोरेट हो रही थी और ठंडक धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ ही देर में वो नाइट ट्रांसपेरेंट हो गया और वॉइड में ब्लेंड हो गया। क्लैंग। एक ब्लैक गॉन्टलेट जमीन पर गिर गया और उसकी सर्फ व्हाइट फ्रॉस्ट से ढकी हुई थी। क्लाइन सोच रहा था कि कैप्टन से परमिशन लेके वो ड्रॉप उठा ले, लेकिन जैसे ही उसने कैप्टन की तरफ देखा, उसकी स्पिरिचुअलिटी डिस्टर्ब हो गई। हॉल और डाइनिंग हॉल को सेपरेट करने वाली स्टेयर्स के पास कहीं उसे एक इंटेंस लेकिन इल्यूजरी मिजरी और अनक्लीनलीनेस समन कर रही थी। क्लाइन ने बड़ी सीरियस टोन में कहा कि वहां, मतलब लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को अलग करने वाले स्टेप्स पर कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने नाइट हॉक्स के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी की स्पिरिचुअल परसेप्शन में दिखे, तो उसका मतलब होता है कि टारगेट लोकेशन पर कोई ईविल और करप्टेड चीज छुपी हुई है। उसने सोचा कि अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उससे इंटरेक्ट करना बेस्ट नहीं है, वरना जान भी जा सकती है। कभी कभी तो सिर्फ एक नज़र डालने से इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। डन ने उस तरफ देखा और अपनी हाई स्पिरिचुअल परसेप्शन से उसको भी तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उसने क्लाइन की तरफ मुड़कर शांति से इंस्ट्रक्ट किया कि डिवाइन करके देखो कि इन्वेस्टिगेशन में सक्सेस मिलेगा या नहीं।
क्लाइन ने सोचा कि कैप्टन ने कैसल में एंटर करने से पहले तो डिवाइन करने को नहीं कहा था। वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि छुपी हुई चीज़ रेत से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। क्लाइन ने चुपचाप नोट किया। उसने अपना रिवॉल्वर होल्स्टर में डाला और फ्राई को अपना केन दे दिया। फिर उसने अपनी स्लीव के अंदर से टोपाज ब्रेसलेट निकाला, सिल्वर चेन को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा और साइलेंटली एक सूटेबल स्टेटमेंट रिसाइट किया। इंस्टेंट ही उसकी आंखें डार्क हो गई और एक ब्रीज उसके अराउंड स्पाइरल होने लगी। उसने मन में दोहराया, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हिडन प्लेस इन द एंशियंट कैसल वुड बी सक्सेसफुल। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हिडन प्लेस इन द एंशियंट कैसल वुड बी सक्सेसफुल। स्टेटमेंट को 7 बार रिसाइट करने के बाद क्लाइन की आंखें नॉर्मल कलर में वापस आ गई। उसने देखा कि डैंगलिंग टोपाज क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। वो बहुत ऑब्वियस नहीं था, पर वो अनमिस्टेकेबली क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था। इसका मतलब था कि इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल होगी। क्लाइन, जो अब एक ट्रू सीयर था, ने तुरंत डन और फ्राई को नोट किया। उसने बताया कि डेंजर मैनेजेबल होगा या फिर शायद कोई डेंजर हो ही ना। डन ने म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम को अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड पर पिन किया, फिर अपनी हेड को प्रेस डाउन किया। वो ब्रिस्कली स्टेप्स की तरफ चल पड़ा और एक्सपर्टली एक मैकेनिज्म ढूंढने लगा। फ्राई, जिसने गॉन्टलेट उठा लिया था, ने क्लाइन का केन उसको वापस दिया। उसने अपना रिवॉल्वर पकड़ा और कॉशियसली सराउंडिंग्स को स्कैन करने लगा, जैसे उसे डर था कि कोई एनिमी सडनली अपीयर हो जाएगा। क्लाइन ने सोचा कि वो अभी भी प्रोफेशनल नहीं है। एज अ नाइट ऑग। उसने गियर अप किया, अपना रिवॉल्वर निकाला और अलर्ट हो गया। कुछ मिनट बाद पता नहीं डन स्मिथ, जो घुटनों पर बैठा था, ने क्या ट्रिगर किया कि स्टेयरकेस से भारी स्पटरिंग साउंड्स आने लगे। फ्लोर फट गया और नीचे जाने के लिए स्टेप्स दिखने लगे। एक ठंडी और करप्टेड वाइब निकल रही थी, जैसे वो कोई असली चीज बन रही हो। डन ने एक नज़र डाली और सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 अपनी चेस्ट से निकाला। उसने सीधा उसको ट्रैप डोर में फेंक दिया। कुछ क्लैंक्स के बाद यह पता नहीं चला कि म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम कहाँ रुका। क्लाइन सोच रहा था कि अगर अंदर कोई डेड स्पिरिट्स हुए तो वो पक्का 30782 को वापस फेंक होगा। वो स्टेयर्स को घूर रहा था और पेशेंटली वेट कर रहा था। जो सिनिस्टर और करप्टेड फीलिंग वहां थी, वो जल्दी ही ऐसे डिसॉल्व हो गई जैसे धूप में बर्फ। गर्मी और प्योरिटी ने ट्रैप में डोर के एंट्रेंस को कवर कर लिया। डन ने एक एक्सपीरियंस्ड डिसीजन लेते हुए कहा कि क्लाइन उसके साथ नीचे चलेगा। फ्राई वहीं रहेगा और यह देखेगा कि कोई और एनिमी डिस्ट्रॉय ना नहीं किया। वो क्लाइन ने बढ़दम बढ़ आगे बगल में आ। फ्राई ने गड़गड़ करने दी। डन पहले नीचे गया, डन के बद नोट देने दी। फ्राई ने अपनी गाने के बगल में आ गए। उसके फुटस्टेप साइलेंस में एको कर रहे थे। उसने कोई लाइट सोर्स प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि स्लीपलेस पाथवे से आने वाले बियॉन्डर के लिए अंधेरा ऑब्स्टेकल नहीं, ब्लेसिंग होता है। उनकी विजन ऐसे एनवायरनमेंट में हिंडर नहीं होती। कुछ स्टेप्स नीचे जाने के बाद डन अचानक पलटा और क्लाइन को देखा। उसने कहा कि वो तो भूल ही गया कि क्लाइन के पास नाइट विजन नहीं है। वो ऐसी चीज प्रिपेयर करने का आदी नहीं है जो इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करें। क्लाइन ने रियलाइज किया कि वो शॉक्ड नहीं था। उसने कहा कि कैप्टन को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके पास स्पिरिट ने सोचा कि वो कूल कैप्टन जो पहले था सच में नॉर्मल नहीं था। अपनी स्पिरिट विजन में उसके सामने का अंधेरा एक ग्रे फिल्म से स्क्रीन हो रहा था। भले ही वो ब्लरी था, पर वो स्टेप्स को मेक आउट करने के लिए काफी था। क्लाइन ने सोचा कि कैप्टन सच में हेल्दी है और उसका मेंटल स्टेट भी फाइन है। उसने केयरफुली अपने पैर आगे बढ़ाए और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। स्टेप्स ज्यादा लंबे नहीं थे। ग्राउंड तक पहुंचने में सिर्फ 15 स्टेप्स लगे। सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 वहां पड़ा हुआ था, अपनी प्योरिटी और वार्मथ रिलीज कर रहा था। वो एक फेंट ग्लो भी रेडिएट कर रहा था। क्लाइन और भी क्लियरली देख पा रहा था उस रोशनी की वजह से। उसने आसपास नजर दौड़ाई और नोटिस किया कि वो कोई बहुत बड़ा बेसमेंट नहीं था। अब वहां वो ठंडी और सिनिस्टर फीलिंग नहीं थी, पर नमी अब भी बरकरार थी। बेसमेंट के बीच में एक काला कॉफिन पड़ा हुआ था, जिसकी लिड में डार्क रंग के नेल्स ठोके हुए थे। कॉफिन की लिड थोड़ी सी खुली हुई थी, जिससे अंदर एक बिना सर की कॉप्स दिख रही थी, जो पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा थी। डन ने आसपास देखा, फिर झुककर म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम उठाया। उसने बताया कि कैप्टन, यह कॉफिन, इसका मकसद अंदर मरे हुए को ज़ॉम्बी या रेत बनने से रोकना था। क्लाइन ने कॉफिन में लगे डार्क रेड नेल्स और उनके फॉर्मेशन को देखा। अपने डिसेंट मिस्टिसिज्म नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उसने अंदाजा लगाया कि यह एक पुराना रिचुअल था जिससे कॉप्स को रीएनिमेट होने से बचाया जा सके। उसके साथ ही वो मन में बड़बड़ाया, पर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसको इतना टाइम होगा कि वो अपने लव्ड वन को रीएनिमेट होने से बचाए? जिसने भी कॉर्प्स को दफनाने में मदद की वो फैमिली ने होनी चाहिए। और अगर उन्हें कॉफिन को टूम्ब की जगह बेसमेंट में रखा तो वो जरूर किसी से कॉप्स को मिलने से डर रहे होंगे। डन, जिसने सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 फिर से पहन लिया था, कॉफिन के पास गया और उसको इंस्पेक्ट किया। उसने बताया कि डिसीज्ड को शायद जहर देकर मारा गया था। क्लाइन ने सोचा इसका मतलब जिसने जहर दिया उसने रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल किया होगा, जिससे वो रीएनिमेट ना हो सके और बदला ना ले। यह शायद 1300 साल पहले हुआ होगा। वो एंड में रेत बन गया। इस स्पिरिट की रिसेंटमेंट तो शॉकिंग है। क्लाइन भी कॉफिन के सामने चला गया। उसने पूछा कि उसका सर कहाँ है।
वो रिचुअल सर काटने को तो नहीं कहता। डन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बताया कि उसके पास एक डिडक्शन है। यह रेत हमेशा से नहीं था, वो रिसेंटली अपीयर हुआ है। टाउन से कैसल सिर्फ 15 मिनट की वॉक है। इतने सालों में ट्रबल मेकर्स यहाँ आते रहे होंगे, पर इस इंसिडेंट से पहले इस एंशियंट कैसल रेत होने की कोई र्यूमर नहीं थी। क्लाइन ने इंडिस्कर्नेबली नोट किया। उसने पूछा कि कैप्टन, आपका कहना है कि कोई रिसेंटली यहाँ आया, कॉफिन खोला और डिसीज्ड का सर ले गया? डन ने कहा कि हाँ, वो रिचुअल कॉप्स को रीएनिमेट होने से रोकता है, पर वो रिसेंटमेंट को कॉफिन में सील और प्रिजर्व भी करता है। जब कॉफिन खोला गया और रिचुअल डिस्पेल हुआ, तो यह रिसेंटमेंट क्विकली एक रेक में इवॉल्व हो गया, अपनी गॉन्टलेट की मदद से। उसने कहा कि जिसने भी कॉफिन खोला, उसका कॉप्स तो यहाँ नहीं है, तो वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। और उसने डिसीज्ड का सर क्यों चुराया? डन कॉफिन में पड़े स्केलेटन को घूर रहा था। उसने बताया कि इतनी लंबी टाइम तक रिसेंटमेंट को प्रिजर्व करने के लिए रिचुअल के अलावा भी कोई वजह होनी चाहिए। वो जिंदा होते वक्त बेयॉन्डर रहा होगा, शायद मिड सीक्वेंस बेयॉन्डर का डिसेंडेंट, 1 या 2 जनरेशंस पहले का। वो पास्ट में डिफाइन किए गए मिड सीक्वेंसर की बात कर रहा था, सीक्वेंस 5 या 6। और ऐसे कॉप्सेज हमेशा स्पेशल होते हैं। उसका सर किसी रिचुअल में या किसी और ओकेजन में काम आ सकता है। डन थोड़ा रुका, फिर कंटिन्यू किया, मैंने अभी जो भी कहा वो सब कंजेक्चर था, पर हम इसमें से कुछ वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हम बाद में टाउन में स्प्लिट हो सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या किसी को यूथ में इंजरी हुई थी। वेल, अगर वो अभी भी जिंदा हैं तो यह प्रूव हो जाएगा कि रेथ रिसेंटली अपीयर हुआ है। क्लाइन ने उसकी लॉजिकल ट्रेन ऑफ थॉट की तारीफ की। उसने क्विकली बेसमेंट को सर्च किया, पर उसे कुछ और नहीं मिला। उसने रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल करके उस गेस्ट का स्केच बनाने की कोशिश की जो बेसमेंट में एंटर हुआ था, पर क्योंकि यह 1 महीने से ज्यादा पहले हुआ था और रेत के फ्रीक्वेंट अपीयरेंस की वजह से डिस्टर्ब एनवायरनमेंट था, तो ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसने फ्राई की जगह ली, डेड पर एक्सपर्ट को फर्दर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए अलाउ किया। 15 मिनट्स बाद जब सन होराइजन के नीचे वैनिश हो रहा था, डन और फ्राई स्टेप्स फॉलो करते हुए एंशियंट पैलेस के हॉल में रिटर्न हुए। डन ने ट्रैपडोर के स्विच को फील किया, जबकि फ्राई ने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी। डिसीज्ड को वाकई जहर देकर मारा गया था। नेक के पास के ट्रेसेज रिसेंटली अपीयर हुए हैं, एट द वेरी मोस्ट 3 महीने पहले। इसका मतलब है कि यह हाईली प्रोबेबल है कि कोई यहाँ पहले आया था, क्लाइन ने सोचते हुए नोट किया। 3 नाइथॉक्स अंधेरा होने से पहले लमुड टाउन रिटर्न हुए और एक इनमें 2 रूम्स मांगे। जिस मेंबर को सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 मिला था, वो इस डेंजरस आइटम को टाउन के बाहर, जहां कोई नहीं होगा, घुमाने ले जाएगा। वो हर 2 घंटे में अपनी शिफ्ट्स चेंज करेंगे और इसलिए उन्हें सिर्फ 2 रूम्स की जरूरत थी। एक सिंपल डिनर के बाद क्लाइन, डन और फ्राई इमीडिएटली स्प्लिट हो गए और टाउन के सभी कॉर्नर्स को कवर किया, उन रेजिडेंट से पूछते हुए जो इस टाउन में एक्सटेंडेड पीरियड से रहे थे। ऐसी सिचुएशंस में उनके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से पुलिसमैन यूजफुल प्रूव हुए। क्लाइन एक आदमी से पूछ रहा था कि क्या उसको बचपन में कभी चोट लगी थी। वो आदमी, जो लगभग 40 साल का ब्लॉन्ड आदमी था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा कि ऑफिसर यह सब क्यों पूछ रहा है। उसने बताया कि वो बचपन में उस अबैंडन्ड कैसल में खेलने जाता था। फिर उसने कहा कि चोट तो लगती ही थी, बच्चा होकर खेलते हुए कैसे नहीं गिरता। उसने याद किया कि उसको एक बार एंशियंट कैसल की आउटर वॉल्स पर शार्प रॉक से कट लगा था। यह क्लाइन का 14वां आदमी था जिससे वो पूछ रहा था, और उनमें से 2 लोगों को क्लियरली याद कि उन्हें बचपन में कैसल में चोट लगी थी। क्लाइन ने सोचा कि कैप्टन डिडक्शन था, आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वापस रख लिए। उसने स्माइल किया और आदमी को थैंक यू कहा उसके कॉपरेशन के लिए, और कहा कि अब उसके इस अतास के वो 40 साल का आदमी क्या है कि उसको पाफिसा फसको पुकाया था कि क्या ओशियंट कैसल में है, जो बाहर कर बोला क्रेस्ट है इलेक्टिंग एक ऑइड टदा था। वो उसके ग्रायल पैंटर को वाला उसने बतार फाला था, उसके पास और क्वेश्चंस नहीं है और वो जाने ही बार हटिए और मिटा था, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। उसने कैसल से एक ऑयल पेंटिंग निकाली थी और उसको बताया था कि वो फर्स्ट बैरन लमुड की ऑयल पेंटिंग है। उसने पूछा कि क्या उसको वो पेंटिंग चाहिए। उसने कहा कि वो एक ट्रू एंटीक है। क्लाइन ने मन में सोचा कि अगर वो ट्रू एंटीक होती तो उसकी फैमिली कब की बेच चुकी होती। उसने सोचा कि यह आदमी कितना गट्सी है, पुलिस को भी फूल बनाने की हिम्मत कर रहा है। क्या उसको अपनी गन से डराना चाहिए? क्लाइन ने मन में मजाक किया और एक विंडो शॉपर का एटीट्यूड दिखाया और कहा कि कौन जानता है कि वो रियल एंटीक है या नहीं, वो अपने जजमेंट पर ट्रस्ट करेगा। उसने कहा कि वो पेंटिंग निकाले और उसे दिखाए। ब्लॉन्ड आदमी स्माइल करते हुए रूम में वापस गया और पेंटिंग को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद वो एक ऑयल पेंटिंग लेकर बाहर आया। क्लाइन ने कैजुअली ऑयल पेंटिंग को देखा। उसने देखा कि बैरन के जेंटल फीचर्स और ब्रॉन्ज स्किन थी। उसकी आंखों में इंसानी एक्सपीरियंस का एक इंडिस्क्राइबेबल रेंज। उसने एक फाइट करली विग भी पहनी हुई थी। क्लाइन ने मन में सोचा, यह तो मिस्टर अजिक जैसा दिखता है। क्लाइन की आंखें सडनली वाइड हो गई। उसकी नज़र सबकॉन्शियसली बैरन के राइट ईयर के नीचे पड़ी। फिर उसने ईयर के पास के अनरिमार्केबल मोल को देखा। मोल की पोजीशन एग्जैक्टली मिस्टर के मोल जैसी ही थी। ठीक से नहीं हो सकता। कैसे मिस्टर अजिक, वो जो बैरन्स की लाइन के पहरन लमुड हो सकते हैं?
यह तो वो बंदा है जो 14 या 1500 साल पहले जिंदा था। कोई चांस ही नहीं। कैसे मैं श्योर हो सकता हूँ कि पोर्ट्रेट में है वो पहला बैरन लमुड है? क्लाइन ने ऑयल पेंटिंग को देखा। उसका दिमाग कंफ्यूजन से बस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास सब लोग मॉन्स्टर्स बन गए हों, या कोई सपना हो जिसमें पूरी दुनिया भगवान से भरी हुई है। उसने ऊपर देखा और ब्लॉन्ड मिडिल एज्ड आदमी को घूरा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया अपनी रिवॉल्वर को अपने अंडरआर्म होल्स्टर से निकालने के लिए। उसने गहरी आवाज में कहा कि यह कोई एंटीक नहीं है। अगर वो सिचुएशन को क्लियर नहीं करता है तो वो उसको अरेस्ट करेगा और फ्रॉड का चार्ज लगाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोसिक्यूशन पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर आता है नहीं। उसका एक ही गोल था, उस आदमी को धमकाना, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। एट द सेम टाइम क्लाइन ने अपने लेफ्ट मोलर्स को 2 बार क्लिक किया अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट करने के लिए। फिर उसने अपने टारगेट के इमोशनल कलर चेंजेस को देखा। ब्लॉन्ड आदमी डर से जंप कर गया और घबराई हुई दबी हुई आवाज में बोला कि वो श्योर नहीं है कि वो भी एक एंटीक या नहीं। नहीं, उसने सुना था कि वो एक एंटीक है, लेकिन उसको ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उसे सच में कुछ आइडिया नहीं है। उसे तो ज्यादा वर्ड्स भी नहीं आते, ये वर्ड्स। उसकी आंखें एंशियसली इधर उधर देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हेल्प के लिए चिल्लाने वाला हो। जस्ट देन उसने देखा कि क्लाइन अपनी रिवॉल्वर का सिलेंडर और हैमर एडजस्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सस्पेक्ट को शूट करने वाला है जो रेसिस्ट कर रहा है। वो सडनली सीधा खड़ा हो गया और इधर उधर देखना बंद कर दिया। क्लाइन ने हेविली पूछा कि उसको वो ऑयल पेंटिंग कहाँ से मिली। ब्लॉन्ड आदमी के व्रह के जब उसने फॉनिंग स्माइल के साथ कहा कि ऑफिसर, यह वो है जो मेरे ग्रैंडफादर को एंशियंट कैसल में मिला था मोर देन 40 ईयर्स अगो। एक आउटर वॉल और सेकंड फ्लोर का रूम कोलैप्स हो गया, रिवीलिंग दीज आइटम जो लोगों को पहले नहीं मिल सकते थे। उनमें से एक ऑयल पेंटिंग थी। नहीं नहीं, यह ऑयल पेंटिंग नहीं, ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग टॉन थी और उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता था। सो मेरे ग्रैंडफादर ने किसी को ढूंढा पेंटिंग कॉपी बनाने के लिए। मम, जो आपने अभी देखी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। 40 ईयर्स पहले की ऑयल पेंटिंग को भी एंटिक कंसीडर किया जा सकता है। क्लाइन ने ट्रिगर को स्ट्रोक किया और श्योर किया कि उस आदमी की गेज एक इंच भी ना हिले। उसने पूछा कि क्या वो श्योर है कि यह पहले बैरन लमुड का पोर्ट्रेट? ब्लॉन्ड आदमी ने चकडो और कहा कि वो श्योर नहीं है, लेकिन वो गेस कर रहा है। क्लाइन ने नियरली लाफ किया उस आदमी की शेमलेसनेस। उसने पूछा कि रीजन क्या है। ब्लॉन्ड आदमी ने सीरियसली रिप्लाई किया फॉर वंस की, क्योंकि ऑयल पेंटिंग पर कोई लेबल्स नहीं थे। हियर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी इन दैट कन्वर्सेशनल इंग्लिश स्टाइल। क्लाइन ने उस आदमी से पूछा कि उसका नाम क्या है। उसने बताया कि उसको स्काउंड्रल ग्रे कहते हैं। उसके फादर को करली हेयर्ड ग्रे कहते थे और सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ही रियल ग्रे थे। क्लाइन ने धीरे से सांस छोड़ी और पूछा कि उसके ग्रैंडफादर कहाँ हैं। ब्लॉन्ड आदमी ने ऑनेस्टली बताया कि वो सिमेट्री में है, लगभग 2 डेकेड्स से वहां दफन है। उसने यह भी बताया कि उनके बगल में उसके फादर हैं, जो 3 साल पहले दफन हुए थे। क्लाइन ने अलग अलग एंगल से कुछ क्वेश्चंस पूछे। फिर उसने ब्लॉन्ड आदमी के सामने रिवॉल्वर का सिलेंडर एडजस्ट किया और उसको वापस अपने अंडरआर्म होल्स्टर में रख लिया। उसने अपना पुलिस आइडेंटिफिकेशन वापस जेब में डाला और अपने ट्रेंच कोट में मुड़ गया। फिर वो मोटेल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ उसकी पॉकेट्स में थे। वो चुपचाप स्ट्रीट पर चल रहा था। डिम लाइट जो घरों से निकल रही थी स्ट्रीट के दोनों तरफ। क्लाइन सोच रहा था कि वो कंफर्म नहीं कर सकता कि वो पोर्ट्रेट पहले बैरन लमुड का है या नहीं। वो वंडर कर रहा था कि क्या टाउन में एंशियंट कैसल के एग्जैक्ट चेक्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। रिगार्डलेस, उसको लगा कि पोर्ट्रेट में जो बंदा है वो पास से एटलीस्ट 1000 साल पहले से। हेयर के अलावा वो मिस्टर अजिक से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगता है। वो सोच रहा था कि क्या इसको रीइंकार्नेशन कहते हैं। उसके दिमाग में आया कि जब मिस्टर अजिक ने बैकलैंड के अदर यूनिवर्सिटीज में अपनी पोजीशन छोड़ी और टिंगेन आए, तो शायद यह इंस्टिंक्ट से ड्रिवन था। हम एक और पॉसिबिलिटी है, शायद पोर्ट्रेट में जो आदमी है वो मिस्टर अजिक है और मिस्टर अजिक ही वो है। यह सोचकर क्लाइन को एक झटका लगा। वो आगे के स्टेप्स पर नियरली स्टंबल कर गया। वो एक डैमेज्ड गैस स्ट्रीट लैंप के आसपास पेस करने लगा और अपनी नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की। उसने अपने अर्लियर गेसेज के अकॉर्डिंग इन्फरेंस बनाई। मिस्टर अजिक शायद इमॉर्टल हो गए हैं किसी रीजन से, जैसे कि वो वैम्पायर हैं। क्या यह रीजन हो सकता है कि वो इतने साल से जिंदा हैं? लेकिन उसको लगा कि यह सही नहीं है। उसने कभी ब्रॉन्ज स्किन्ड वैम्पायर के बारे में नहीं सुना। प्लस जब उसने मिस्टर अजिक से हैंडशेक किया था तो उसको क्लियरली उनकी बॉडी टेम्परेचर और उनके अंदर फ्रेश ब्लड फील हुआ था। ऑल्दो उनको साउथ की हीट पसंद नहीं है, वो सन से डरते नहीं हैं। उन्होंने एक बार अदर टीचर्स के साथ हॉट सन में रोइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। हम एक और पॉसिबिलिटी है, मिस्टर का सीक्वेंस पोशन या कोई और फैक्टर ने उनको लॉन्ग लाइफ दी है और उसकी प्राइस मेमोरी लॉस है। मैन उसके वेरियस ड्रीम्स को कंसीडर करते हुए क्या वो प्रिज्यूम कर सकता है कि वो अपनी मेमोरी एक साइकिल के पार्ट के रूप में लूज करते हैं? एवरी फ्यू डेकेड्स वो अपना पास्ट भूल जाते हैं और न्यू। क्लाइन के दिमाग में यह बात आई कि शायद मिस्टर्स अपनी मेमोरी एक साइकिल के रूप में लूज करते हैं। हर कुछ डेकेड्स में वो अपना पास्ट भूल जाते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।
उसने सोचा कि उसके जो ड्रीम्स आते हैं वो शायद उनकी पहले की जिंदगियां हैं। वो खुद से बोला कि उसने शायद ऐसी कोई चीज़ पहले किसी नॉवेल में पढ़ी थी। उसने सोचा कि वो सिर्फ डिविनेशन पर डिपेंड नहीं करता इसको वेरीफाई करने के लिए। उसने डिसाइड किया कि वो मिस्टर अजिक की पहले की जिंदगी के ट्रेसेस ढूंढेगा, ऐसे ट्रेसेस जिससे पता चले कि उनका कोई चाइल्डहुड नहीं था, बल्कि वो डायरेक्टली एक एडल्ट के रूप में शुरू हुए थे। क्लाइन का ज्यादा इंक्लिनेशन उसके बाद वाले गेस की तरफ था, लेकिन वो टेम्पररी रीइंकार्नेशन की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा था। उसने अपने क्योटिक थॉट्स को कंट्रोल किया और केयरफुली कंसीडर किया कि क्या उसको कैप्टन डन को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। उसने सोचा कि अगर मिस्टर अज़ के एक बियॉन्डर हैं जो 1000 साल से जिंदा हैं, तो उनकी एबिलिटी उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उसने सोचा कि मिस्टर अजिक ने उसको काइंडनेस से एडवाइस किया था, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि वो तब भी काइंड रहेंगे जब उसको उनके पास्ट के बारे में क्लूज मिलेंगे। लेकिन उसने यह भी सोचा कि मैजिक तो उसके साथ हमेशा से नाइस रहे हैं। नाइट हॉक्स को इन्वॉल्व करने से उनको हार्म होने की पॉसिबिलिटी भी है। उसने साई किया और सोचा कि लगता है उसको यह मैटर ग्रेफॉक के ऊपर वाले में डिवाइन करना होगा। उसने सोचा कि एक सीयर के लिए यही सबसे प्रॉपर चॉइस है। क्लाइन ने डिसीजन लिया और वो क्विकली होटल वापस चला गया। सिंस डन और फ्राई अभी तक नहीं लौटे थे, उसने मौके का फायदा उठाकर एक और रूम ले लिया, एक सोली के कॉस्ट पर। रूम में एंटर होने के बाद क्लाइन ने होली नाइट पाउडर की हेल्प से एक स्पिरिचुअलिटी वॉल बनाई। फिर उसने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए, मैड रेविंग से गुजरा और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। वो लॉफ्टी पैलेस टॉल और साइलेंट खड़ा था, और वो एंशियंट मोटल्ड ब्रॉन्ज टेबल और 22 हाई चेयर्स बिल्कुल वैसे ही थे। क्लाइन ने सीट ऑफ ऑनर ली और अपने सामने एक ब्राउन गोट स्किन और ब्लैक फाउंटेन पेन अपीयर कराई। उसने पेन उठाया और सीरियसली लिखा, मुझे डनस्मिथ को मिस्टर अजिक के बारे में बताना चाहिए। फिर उसने अपने लेफ्ट स्लीव से टोपाज पेंडेंट निकाला और एक स्पिरिट पेंडुलम डिविनेशन किया। स्पिरिट पेंडुलम डिविनेशन का रिजल्ट यह निकला कि पेंडुलम काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा था, जिसका मतलब था कि उसको नहीं बताना चाहिए। टोपाज पेंडेंट रखकर क्लाइन ने इसके बारे में सोचा और डिसाइड किया कि वो ड्रीम डिविनेशन के साथ एक अटेम्प्ट करेगा, जस्ट टू बी श्योर। क्लाइन ने फिर अपनी डिविनेशन स्टेटमेंट चेंज कर दी। उसने डिसाइड किया कि वो डिवाइनली यह पता करेगा कि मिस्टर अजिक के बारे में नाइथॉक से बातें छुपाने का क्या रिजल्ट होगा। उसने गोटस्किन को पकड़ा, स्टेटमेंट को मन में 7 बार दोहराया और फिर गहरी नींद में जाने के लिए पीछे की तरफ झुक गया। उसने अपने आप को एक इल्यूजरी, ब्लरी और दूर के वर्ल्ड में देखा। उसने देखा कि वो खून के समुंदर में डूबते हुए स्ट्रगल कर रहा है। फिर एक हाथ आगे बढ़ा और उसको खून के समुंदर से खींचकर बाहर निकाल लिया। वो हाथ अजिक का था, जिसकी स्किन ब्रॉन्ज कलर की थी और कान के पास एक छोटा सा तिल था। इमेज टूट गई और फिर से ऑर्गेनाइज हुई। क्लाइन ने देखा कि वो एक अंधेरे और ग्लूमी मौसोलियम में है। चारों तरफ के कॉफिन से एक के बाद एक खुल रहे थे। अजिक उसके बगल में खड़े थे, आगे की तरफ देख रहे थे, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। तभी क्लाइन एकदम से ड्रीम से बाहर निकल गया और उसने इल्यूजरी, ग्रे और बाउंडलेस फॉग को देखा। उसने सोचा कि ड्रीम का सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि अगर वो मिस्टर अजिक के बारे में रिलेटेड बातें छुपाएगा, तो फ्यूचर में जब वो डेंजर में होगा तो उसको उनकी असिस्टेंस मिलेगी। उसने मन में सोचा कि शायद वो डेंजर इसलिए आएगा क्योंकि उसने सीक्रेट रखने में हेल्प की। उसने सोचा कि लास्ट सीन का क्या मतलब है। क्या वो मिस्टर अजिक के साथ कोई मौसोलियम डिस्कवर करेगा? उसने सोचा कि शायद मौसोलियम के और भी सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं। क्लाइन ने अपने हाथ जोड़े और अपनी चिन को सपोर्ट करते हुए ड्रीम डिविनेशन के कंटरप्रेट किया। पेंडुलम डिविनेशन के अर्लियर रिजल्ट के साथ कंबाइन करके उसने डिसाइड किया कि वो कैप्टन को अपनी इन्फेरेंस रिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ यह मेंशन करेगा कि एक टाउन्सफॉक ने फर्स्ट बैरन लमुड की पोर्ट्रेट निकाली थी और वो पोर्ट्रेट खो यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर जैसी दिखती है। क्लाइन को श्योर नहीं था कि डन को इसके बारे में कहीं और से पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको एट लीस्ट मेंशन तो करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स डन अजिक से अनफैमिलियर थे और उनको उसके रिकाउंट और स्ट्रेंज ड्रीम्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए उनके लिए उनको कनेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। क्लाइन को तो यह भी सस्पेक्ट था कि कैप्टन को शायद यह भी याद नहीं होगा कि अजिक कैसे दिखते हैं। फिर उसने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और ग्रे फॉग के ऊपर वाले वर्ल्ड से लीव करने का प्लान किया। तभी उसने नोटिस किया कि क्रिम्सन स्टार, जो इतने टाइम से साइलेंट था, वो फिर से फेंट लाइट से ट्विंकल कर रहा है। क्लाइन ने इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअलिटी एक्सटेंड की और उसने उस यंग मैन को देखा जिसने फिर से जोटून में बात की थी। उसने उसको एक प्योर क्रिस्टल बॉल के सामने करते हुए देखा। वो यंग मैन अभी भी ब्लैक टाइट्स पहने हुए था, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के क्लोथिंग से डिफरेंट थी। उसके फेशियल फीचर्स ब्लरी और डिस्टॉर्टेड थे, लेकिन क्लाइन को फेंटली उसका ब्राउनिश द स्टोरी सो फार इज। उस क्लाइन ने फिर अपनी डिविनेशन स्टेटमेंट चेंज कर दी। उसने डिसाइड किया कि वो डिवाइनली यह पता करेगा कि मिस्टर अजिक के बारे में नाइथॉक्स से बातें छुपाने का क्या रिजल्ट होगा। उसने गोटस्किन पकड़ा, स्टेटमेंट को मन में 7 बार दोहराया और फिर गहरी नींद में जाने के लिए पीछे की तरफ झुक गया। उसने अपने आप को एक इल्यूजरी, ब्लरी और दूर के वर्ल्ड में देखा। उसने देखा कि वो खून के समुंदर में डूबते हुए स्ट्रगल कर रहा है।
फिर एक हाथ आगे बढ़ा और उसको खून के समुंदर से खींचकर बाहर निकाल लिया। वो हाथ अज़िक का था, जिसकी स्किन ब्रॉन्ज कलर की थी और कान के पास एक छोटा सा तिल था। इमेज टूट गई और फिर से ऑर्गेनाइज हुई। क्लाइन ने देखा कि वो एक अंधेरे और ग्लूमी मौसोलियम में है। चारों तरह के कॉफिन से एक के बाद एक खुल रहे थे। अज़िक उसके बगल में खड़े थे, आगे की तरफ देख रहे थे, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो। तभी क्लाइन एकदम से ड्रीम से बाहर निकल गया और उसने इल्यूजरी ग्रे और बाउंडलेस फॉग को देखा। उसने सोचा कि ड्रीम का सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि अगर वो मिस्टर अज़िक के बारे में रिलेटेड बातें छुपाएगा तो फ्यूचर में जब वो डेंजर में होगा तो उसको उनकी असिस्टेंस मिलेगी। उसने मन में सोचा कि शायद वो डेंजर इसलिए आएगा क्योंकि उसने सीक्रेट रखने में हेल्प की। उसने सोचा कि लास्ट सीन का क्या मतलब है, क्या वो मिस्टर्स के साथ कोई मौसोलियम डिस्कवर करेगा। उसने सोचा कि शायद मौसोलियम के और भी सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं। क्लाइन ने अपने हाथ जोड़े और अपनी चिन को सपोर्ट करते हुए ड्रीम डिविनेशन के टेंस को इंटरप्रेट किया। पेंडुलम डिविनेशन के अर्लियर रिजल्ट के साथ कंबाइन करके उसने डिसाइड किया कि वो कैप्टन को अपनी इन्फेरेंस रिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ ये मेंशन करेगा कि एक टाउन्सफॉक ने फर्स्ट बैरन लमुड की पोर्ट्रेट निकाली थी और वो पोर्ट्रेट खो यूनिवर्सिटी के एक हिस्ट्री टीचर जैसी दिखती है। क्लाइन को श्योर नहीं था कि डन को इसके बारे में कहीं और से पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको एटलीस्ट मेंशन तो करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स डन अज़िक से अनफैमिलियर थे और उनको उसके रिकाउंट और स्ट्रेंज ड्रीम्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए उनके लिए उनको कनेक्ट करना डिफिकल्ट होगा। क्लाइन को तो यह भी सस्पेक्ट था कि कैप्टन को शायद यह भी याद नहीं होगा कि अज़िक कैसे दिखते हैं। फिर उसने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और ग्रे फॉग के ऊपर वाले वर्ल्ड से लीव करने का प्लान किया। तभी उसने नोटिस किया कि क्रिम्सन स्टार, जो इतने टाइम से साइलेंट था, वो फिर से फेंट लाइट से ट्विंकल कर रहा है। क्लाइन ने इंटरेस्ट से अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सटेंड की और उसने उस यंग मैन को देखा जिसने फिर से जोटून में बात की थी। उसने उसको एक प्योर क्रिस्टल बॉल के सामने नील करते हुए देखा। वो यंग मैन अभी भी ब्लैक टाइट्स पहने हुए था, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के क्लोथिंग से डिफरेंट थी। उसके फेशियल फीचर्स ब्लरी और डिस्टॉर्टेड थे, लेकिन क्लाइन को फेंटली उसका ब्राउनिश येलो हेयर दिखा। वो वहां घुटनों के बल बैठा हुआ था और बहुत दर्द भरे टोन में प्रे कर रहा था। क्लाइन ने थोड़ा साइड में झुककर सुनने की कोशिश की। उसने अपनी बिगिनर जोटून पर रिलाई किया और बेयरली समझ पाया कि वो यंग मैन क्या बोल रहा था। वो कह रहा था कि ओ मैग्निफिसेंट डेटी, प्लीज इस लैंड पर अपनी नजर डालिए जिसको आपने फॉरसेक कर दिया है। वो आगे कह रहा था, ओ मैग्निफिसेंट डेटी, प्लीज हमें पीपल ऑफ डार्क को हमारी डेस्टिनी के कर्ज से फ्री कर दीजिए। उसने यह भी कहा कि वो अपनी लाइफ आपको डेडिकेट करने को रेडी है, अपने ब्लड से आपको प्लीज करने के लिए। अ लैंड दैट वॉज फॉरसेकन, पीपल ऑफ डार्क, मैग्निफिसेंट डेटी। क्लाइन ने कुछ की वर्ड्स मरमर किए और उसको सडनली एक जगह याद आई जिसका द हैंग्ड मैन ने एक बार मेंशन किया था, द फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड। यह रोजेल की डायरी में भी अपीयर हुआ था। उसने तो एक फ्लीट भी भेजी थी उसको सर्च करने के लिए, लेकिन सब बेकार गया। क्लाइन ने अपनी आंखें स्क्विंट की, क्या उसने सही गेस किया है। उसने अपनी उंगलियों से लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एज पर टैप किया। 3 टैप्स के बाद वो एक डिसीजन पर पहुंचा। उसने अपना राइट हैंड एक्सटेंड किया और इल्यूजरी क्रिम्सन स्टार को टच किया। क्रिम्सन का क्लाउड इमीडिएटली एक्सप्लोड हो गया और लाइट पानी की तरह अंदर फ्लो करने लगी। सिटी ऑफ सिल्वर मॉर्चरी। डेरिक वक्त एक सीढ़ियों के सामने खड़ा था, आंखें लाल हो रही थीं। उसके आगे 2 कॉफिन्स थे जिसमें उसके माँ बाप थे। एक पत्थर की प्लेट में उसके सामने एक सिंपल सिल्वर स्वॉर्ड लगी हुई थी। बार बार गरजने की आवाज से घर हिल रहा था और स्वॉर्ड भी हिल रही थी। बर्ग कपल कॉफिन्स के अंदर अभी पूरी तरह से मरे नहीं थे। वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहे थे और कमजोर सांसें लेने की भी, लेकिन कुछ लोगों की नज़रों में उनकी जिंदगी की चमक अब उनके इरिवर्सिबल डार्कनिंग को नहीं रोक पा रही थी। एक एल्नी जो लंबी ब्लैक रोब पहने हुए था, उसने डेरिक की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, हाथ में एक स्टाफ लेकर कि डेरिक करो इसे। डेरिक का चेहरा विजिबली कंटोर्टेड हो गया। नहीं नहीं। डेरिक, जिसके ब्राउनिश येलो बाल थे, बार बार अपना सिर हिला रहा था। वो हर शब्द के साथ एक कदम पीछे हट रहा था और आखिर में उसने एक चीख मारी जो कानों में चुभने वाली थी। थम। एल्डर ने अपना स्टाफ नीचे मारा और कहा, क्या तुम चाहते हो कि पूरा शहर तुम्हारे माँ बाप के साथ दफन हो जाए? उसने फिर बताया कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो पीपल ऑफ द डार्क हैं, जिनको भगवान ने छोड़ दिया है। वो सिर्फ एक कर्स प्लेस में ही जी सकते हैं और सारे मरे हुए लोग हॉरिफाइंग इविल स्पिरिट्स बन जाते हैं। उसने कहा कि इसको रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर ले, सिवाय सिवाय उनकी जिंदगी खत्म करने के एक फैमिली मेंबर के हाथों से। क्यों? डेरिक ने डेस्पेयर में पूछा, अपना सिर हिलाते हुए। क्यों सिटी ऑफ सिल्वर के सिटीजन्स की डेस्टिनी है कि वो अपने माँ बाप को मारे जिस पल वो पैदा होते हैं। एल्डर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपने पास के एक्सपीरियंस से इसको याद कर रहा हो। उसने कहा कि यह उनकी डेस्टिनी है, यह वो कर्स है जो उन्हें बेयर करना है, यह भगवान की मर्जी है। अपनी स्वॉर्ड निकालो डेरिक, यह तुम्हारे माँ बाप के लिए एक शो ऑफ रिस्पेक्ट है। उसने फिर कहा कि इसके बाद जब वो काम डाउन हो जाए तो वो डिवाइन ब्लड वॉरियर बनने की कोशिश कर सकता है। कॉफिन में बर्ग बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक ग्रोन ही निकाल सका
कई बार अपने चेस्ट को हीव करने के बाद डेरिक ने बड़ी मुश्किल से कई कदम आगे बढ़ाए। सिल्वर स्वॉर्ड के पास लौटकर उसने अपना कांपता हुआ राइट हैंड आगे बढ़ाया। उसके ब्रेन ने मेटल का कोल्ड्स रजिस्टर किया, जिसकी वजह से उसे ब्लड आइस याद आया जो उसके पिता हंटिंग से लाए थे। ब्लड आइस जो सिर्फ एक पाम के साइज का था, उसके घर को कुछ दिनों तक कूल रखने के लिए काफी था। ओके, हियर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी इन दैट कन्वर्सेशनल इंग्लिश स्टाइल। डेरिक के आंखों के आगे मेमोरीज की लाइन लग गई। उसे याद आया कैसे उसके स्ट्रिक्ट फादर ने उसे स्वॉर्ड टेक्निक्स सिखाई थी, कैसे उसके फ्रेंडली फादर उसकी पीठ से धूल झाड़ते थे, कैसे उसकी जेंटल मदर उसके कपड़े सिलती थी, कैसे उसकी ब्रेव मदर म्यूटेटेड मॉन्स्टर के सामने उसके आगे खड़ी हो गई थी, और आखिर में कैसे उसका पूरा फैमिली एक टिमटिमाती कैंडल के सामने बैठकर खाना शेयर कर रहा था। उसके गले से पूरी कोशिश करने के बाद भी एक धीमी सी आवाज निकल गई। एक हल्की सी ग्रंट के साथ उसने अपने राइट हैंड से जोर लगाया और स्वॉर्ड को खींच लिया। टैप टैप, उसने अपना सिर झुकाया और आगे बढ़ा, स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर पूरी ताकत से नीचे मार दिया। एक दर्द भरी चीख के साथ खून के छींटे उड़े। खून डेरिक के चेहरे पर और उसकी आंखों में जा गिरा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने स्वॉर्ड को खींचकर साइड वाले कॉफिन में घुसा दिया। जब शार्प मेटल फ्लेश में घुस गया, डेरिक ने अपनी ग्रिप छोड़ दी और वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। उसने कॉफिन के अंदर लोगों की हालत नहीं देखी। डेरिक लड़खड़ाते हुए मॉर्चरी से भाग गया, जैसे कोई ईविल स्पिरिट उसका पीछा कर रही हो। उसकी मुट्ठियां और दांत कस के भिंचे हुए थे। उसके चेहरे पर लगे खून से लकीरें बन गई थीं। एल्डर जो साइड से सब कुछ देख रहा था, उसने एक लंबी सांस ली। सिटी ऑफ सिल्वर की मेन स्ट्रीट्स में पत्थर के पिलर्स लगे हुए थे। पिलर्स के ऊपर लैंटर्न्स थे और लैंटर्न्स के अंदर बिना जली हुई कैंडल्स थीं। यहाँ आसमान में ना तो सूरज था, ना चांद, ना तारे, सिर्फ एक अनचेंजिंग डार्कनेस और लाइटनिंग थी जो सब कुछ चीर देने की धमकी दे रही थी। सिटी ऑफ सिल्वर के सिटीजन्स डार्क स्ट्रीट्स पर लाइटनिंग की रोशनी में चल रहे थे। कुछ घंटे जब लाइटनिंग कम हो जाती थी तो वो उसे सच्ची रात मानते थे, जैसा कि लेजेंड्स में बताया गया है। वो टाइम था जब उन्हें सिटी को रोशन करने के लिए कैंडल्स यूज करने पड़ते थे, डार्कनेस को दूर भगाना पड़ता था और मॉन्स्टर्स के लिए वार्निंग का काम करना पड़ता था। डेरिक स्ट्रीट पर चलता रहा। उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन चलते चलते उसे रियलाइज हुआ कि वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया है। उसने अपनी कीज निकाली और दरवाजा खोला। उसने फैमिलियर साइज देखे, लेकिन उसे अपनी माँ की कंसर्न्ड आवाज नहीं सुनाई दी, ना ही उसके फादर की डांट सुनाई दी उसके इधर उधर भागने पर। घर खाली और ठंडा था। डेरिक ने फिर से अपने दांत भिंचे। वो जल्दी से अपने रूम में गया और क्रिस्टल बॉल को ढूंढने लगा। डेरिक अपने रूम में घुस गया और क्रिस्टल बॉल को ढूंढने लगा। उसके फादर ने उसे बताया था कि यह एक लॉन्ग डिस्ट्रॉयड सिटी का क्रिस्टल बॉल है जो अपने डेटी को वर्शिप करने के लिए यूज करते थे। उसने घुटने टेक दिए और क्रिस्टल बॉल की तरफ फेस करके बिना किसी उम्मीद के प्रे करने लगा। वो रोते हुए बड़ी ही बिटर आवाज में डेटी से प्लीड करने लगा। उसने कहा कि ओ मैग्निफिसेंट डेटी, प्लीज इस लैंड पर अपनी नजर डालिए जिसे आपने फॉरसेक कर दिया है। उसने आगे कहा कि ओ मैग्निफिसेंट डेटी, प्लीज हमें पीपल ऑफ द डार्क को हमारी डेस्टिनी के कर्ज से फ्री कर दीजिए। उसने यह भी कहा कि वो अपनी लाइफ डेडिकेट करने को तैयार है, अब खून आपको प्लीज करने के लिए यूज करेगा। वो बार बार यह सब बोलता रहा। जैसे ही वो कंप्लीटली डेस्पेयर में था और उठने ही वाला था, उसने देखा कि क्रिस्टल बॉल से एक डार्क रेड ग्लो बर्स्ट आउट हुआ। वो ग्लो फ्लोइंग वाटर की तरह था। इंस्टेंटली डेरिक को स्वॉलो कर गया। जब उसे होश आया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो एक मैग्निफिसेंट पैलेस में खड़ा है जो जाइंट स्टोन पिलर से सपोर्टेड है। उसके सामने एक लॉन्ग एंशियंट टेबल थी और टेबल के दूसरी तरफ एक ह्यूमन फिगर था जो थिक फॉग से ऑब्सक्योर था। उसके अलावा वहां और कुछ नहीं था। सब कुछ एम्प्टी और इथरियल था। उसके नीचे बाउंडलेस फॉग था और इनकॉर्पोरियल डार्क रेड स्पेक्स ऑफ लाइट थे। डेरिक के दिल में होप की एक फ्लेड इग्नाइट हो गई। वो उस ह्यूमन फिगर को स्टेयर करने लगा, कंफ्यूज्ड और कन उसने पूछा, उस आर यू गॉड? यह पूछने के बाद उसे सडनली एक स्टेटमेंट याद आया जो उसने सिटी ऑफ सिल्वर की एक बुक में पढ़ा था और उसने क्विकली अपना सिर नीचे कर लिया। वो स्टेटमेंट था, डू नॉट लुक डायरेक्टली एट गॉड। क्लाइन लीन बैक और अपने हाथों को क्रॉस कर लिया। उसने एक रिलैक्स्ड पोस्चर अडॉप्ट किया और जायंट्स की लैंग्वेज जोटून में आंसर किया। उसने कहा कि आई एम नॉट गॉड, आई एम मेयरली द फूल हु इज रिड इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। क्लाइन ने ऑलरेडी अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट कर ली थी अपने लेफ्ट मॉलर्स को क्लिक करके। उसने नोटिस किया कि उसके सामने जो यूथ है उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन और इथर बॉडी के डेप्थ्स में डिफरेंट कलर्स कवर कर रहे हैं। इसका मतलब था कि वो बियॉन्डर नहीं है, द फूल। डेरिक ने इस टर्म को रूमिनेट किया और एक लॉन्ग साइलेंस के बाद डिफिकल्टी से कहा, आई डोंट केयर इफ यूर गॉड और द फूल। मेरी प्रेयर्स चेंज नहीं होंगी। आई होप कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग अपनी डेस्टिनीज के कर्ज से फ्री हो जाएं। आई होप कि सन और स्काई जो बुक्स में किए गए हैं वो हमारे स्काइज में अपीयर हो जाएं। इफ पॉसिबल आई विश कि मेरे पेरेंट्स रिवाइव हो जाएं। क्लाइन ने अपने हाथ नीचे रख दिए और हंसते हुए बोला कि वो कोई विशिंग वेल नहीं है। उसने पूछा कि वो डेरिक की मदद क्यों करेगा। डेरिक फ्रीज हो गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा कि वो अपनी आत्मा उसको ऑफर करेगा। वो अपना खून उसे प्लीज करने के लिए इस्तेमाल करेगा।
क्लाइन ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और कहा कि इसे किसी मॉर्टल की आत्मा और खून में कोई ट्रस्ट नहीं है। उसने देखा कि उस यूथ के फीलिंग्स का कलर धीरे डेस्पेयर के कलर में बदल रहा है। यूथ के कुछ कहने से पहले ही क्लाइन ने कैजुअली कहा कि वो उसे एक चांस दे सकता है। उसने बताया कि वो एक फूल है जिसे फेयर और इक्वल एक्सचेंज पसंद है। वो जो अटेन कर सकता है उसे एक्सचेंज कर सकता है, या फिर उस जैसे लोग जो वो चाहता है उसके बदले में। लेकिन उसने याद दिलाया कि वो सब वैल्यू में इक्वल होना चाहिए। उसने आगे कहा कि इससे वो पावरफुल बन सकता है। शायद एक दिन वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ से सिटी ऑफ सिल्वर को उसके कर से फ्री कर सके और अपने स्काई में सन को फिर से ला सके। यूथ के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर क्लाइन को कॉन्फिडेंस था कि सिटी फी ऑफ सिल्वर वही सो कॉल्ड फॉर्सेकल लैंड ऑफ गॉड है। ऑफ कोर्स वो फिलहाल इसके बारे में श्योर नहीं हो सकता था। आखिरकार रिलीजियस लिटरेचर में क्लेम किया गया था कि फर्स्ट एपोच केओस एपोच के दौरान वर्ल्ड सनलेस स्टेट में एक्सिस्ट करता था। किसी को नहीं पता था कि फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड के अलावा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट कंट्रीज को पता भी है या नहीं, ऐसे कोई और स्ट्रेंज लैंड्स एक्सिस्ट करते हैं या नहीं। डेरिक चुपचाप सुनता रहा। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कुछ देर बाद रिप्लाई किया कि वो सन बनना चाहता है। उसने विश किया कि वो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग सीक्वेंस पोशन का फॉर्मूला ऑब्टेन कर सके। सीक्वेंस पोशन द सन, वो सीक्वेंस पाथवे जो चर्च ऑफ द एटर्नल ब्लेजिंग सन पजेस करता है। इससे लगता है हम सेम वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं। सीक्वेंस टर्म पहले ब्लास्फेमीट के रेवलेशन से बॉर्न हुआ था, जो सेकंड एपोच डार्क एपोच के एंड में हुआ था। दूसरे शब्दों में, अगर सिटी ऑफ सिल्वर सच फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड है, तो इसका मतलब है कि वो सदर्न और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से सेकंड एपोच के एंड में स्प्लिट हो गया था। क्या यह थर्ड एपोच के कैटाक्लिम से रिलेटेड हो सकता है? लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एवनाइट गॉडेस, अर्थ मदर और गॉड ऑफ कॉम्बैट इस वर्ल्ड पर डिसेंड हुए थे और उन्होंने ह्यूमंस को कैटाक्लिम से प्रोटेक्ट किया था। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स, एटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के साथ क्लाइन ने यूथ से काफी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की, लेकिन उसे यूथ जो कह रहा था उसे इंटरप्रेट करने में मुश्किल हो रही थी और उसे अपने वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने में और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। क्लाइन को जोटून लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि एंशियंट फेसैक लैंग्वेज जोटून से ही डिराइव हुई थी। क्लाइन को उस एरिया में एक्सपर्ट कहा जा सकता था, इसलिए वो जोटून को रिलेटिवली जल्दी मास्टर कर सकता था, जिससे वो बेवकूफ बनने से बच जाता। क्लाइन ने अपना पोस्चर मेंटेन रखा। उसने एक शांत टोन में रिप्लाई किया कि वो इस ट्रांजैक्शन के बारे में फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं। उसने डेरिक को आदेश दिया कि वो अगले 2 दिन तक बाहर ना जाए। उसने यह भी कहा कि वो पूरी कोशिश करे कि किसी और के साथ सेम रूम में टाइम उस सिटी ऑफ सिल्वर में टाइम की औसी यून में कौन सी यूट यूज होती है रहे, और लोएन किंगडम के साथ टाइम डिफरेंस कितना है। वो सिर्फ जनरलाइज कर सकता था कि कलो टैरो गैदरिंग के खत्म होने का वेट करे, उसे पहले यह बताने के लिए कि फ्यूचर मीटिंग्स का टाइम क्या होगा। क्लाइन को पता था कि जोटून में डे के लिए एक टर्म है और इसलिए उसने सोचा कि यूथ समझ जाएगा, भले ही सिटी ऑफ सिल्वर उसे टाइम मेजर करने के लिए यूज ना करे। डेरिक ने अपना सिर झुकाकर रिप्लाई किया, ठीक है, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगा। उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। क्लाइन ने राहत की सांस ली। उसने टेबल के साइड में अपनी उंगलियां की ओर कहा, तुम्हें वापस भेजने से पहले मुझे पहले हमारा इक्वल एक्सचेंज कंप्लीट करने दो। मैंने तुम्हें स्ट्रांग बनने का एक चांस दिया और तुम्हें मुझे रिटर्न में कुछ इक्वल देना होगा। उसने बताया कि वो द फूल है जिसे इस वर्ल्ड की लंबी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। उसने कहा कि रिटर्न में वो सिटी ऑफ सिल्वर की हिस्ट्री चाहता है, वो सब कुछ जो डेरिक को पता है। डेरिक ने कुछ देर सोचा, फिर सॉफ्टली रिप्लाई किया, मैं फेथफुली डिस्क्राइब करूंगा। उसने बताया कि सिटी ऑफ सिल्वर तक एक्सिस्ट कर रही है जब से ऑमनिपोटेंट और ऑमनिसेंट गॉड द लॉर्ड, जिसने सब कुछ क्रिएट किया, ने इस लैंड को फॉरसेक कर दिया था। नहीं, एक्चुअली वो उससे पहले से एक्सिस्ट कर रही थी, लेकिन तब उसका नाम किंगडम ऑफ सिल्वर था। क्लाइन जो कि एकदम ऑमनीपोटेंट और ऑमनिसेंट गॉड, मतलब जो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है, उसके बारे में सोच रहा था। वो एकदम प्रोफाउंड पोस्चर में लींड बैक गया, जैसे किसी डीप सोच में डूबा हो। उसके दिमाग में वो बातें घूम रही थीं जो सिल्वर सिटी के एक यंग लड़के ने कही थीं, लॉर्ड दैट क्रिएटेड एवरीथिंग। यह टाइटल उसके लिए नया नहीं था। द बुक ऑफ स्टॉर्म्स, द रेवेलेशन ऑफ एवरनाइट और ऐसे ही कई अर्बन मिथ्स में भी क्रिएटर को ऐसे ही टाइट से रेफर किया गया था। यहाँ तक कि ऑरोरा ऑर्डर जैसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्रू क्रिएटर को ऐसे ही डिस्क्राइब करते थे। लेकिन ऑमनिपोटेंट और ऑमनिसेंट गॉड का जिक्र उसने पहली बार इस दुनिया में सुना था। एवर नाइट गॉडेस हो, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स हो या फिर गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, किसी ने भी यह क्लेम नहीं किया था कि वो ऑमनिसेंट या ऑमनिपोटेंट हैं। अगर सिल्वर सिटी सच में फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड में थी, तो फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड पक्का इस दुनिया का हिस्सा होना चाहिए। वो ऑमनीपोटेंट और ऑमनिसियंट गॉड शायद क्रिएटर का वो टाइटल था जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे। क्लाइन ने उस यंग लड़के की तरफ देखा जो उसके सामने बैठा था। उसने देखा कि उसके चेहरे पर दर्द और दुख के रंग थे। जब डेरिक को लगा कि द फूल उसे देख रहा है, तो उसने अनकॉन्शियसली अपना सिर झुका लिया।
उसे वो कहानियां याद आईं जो उसके पेरेंट्स से सुनाई थीं। उसने धीरे से दुखी आवाज में कहा कि जब आसमान से सूरज गायब हो गया, जब बादल फट गए, जब बिजली और थंडर उनके रूलर्स बन गए, और जब अंधेरे में छुपी मॉन्स्टर्स अचानक से बाहर निकल आई, जो इतनी टेरिफाइंग थी कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उन्होंने सिल्वर किंगडम के एक के बाद एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ह्यूमैनिटी का डार्क एजेस आ गया था। उसने बताया कि सिल्वर सिटी के जो एक्सपर्ट्स बचे थे, उन्होंने अपनी यूनाइटेड पावर और 2 मैजिकल आइटम्स का यूज किया, तब जाके वो थिंग्स ऑफ डार्क के अटैक को रोक पाए। धीरे धीरे उन्होंने सिटी से एक दिन के जर्नी के अंदर के मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और एक ऐसा सिटी स्टेट बनाया जो ह्यूमन सिविलाइजेशन लाइट को प्रोटेक्ट करता था। क्लाइन ने अपने दिमाग में सोचा कि यह तो एक स्टैंड टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन लग रहा है। उस यंग लड़के के डिस्क्रिप्शन से उसे ऐसा लगा कि सिल्वटी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से उसने तरसिल को लंडेड कॉरोमल के और कमने को रियू किया कि पेमोशंस को नॉर्कंट ने लेकिन की यूनिक यूविलिक केरेक्स डेक्टेट्स में और किन्नी सांस को ऑफ ने अपने ही फॉर्ज को रेस्ट किया। डेरिक ने कि सांचा शायद ही शाइकुल अलग दुनिया में है, प्लांट्स नहीं उग पाते थे। सिल्वर सिटी में फूड की बहुत कमी थी और उन्हें डार्क क्रीचर्स या म्यूटेटेड एनिमल्स को हंट करना पड़ता था अपनी भूख मिटाने के लिए। डेरिक ने आगे बताया कि भूख से उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। खुशकिस्मती से उन्हें ब्लैक फेस्ड ग्रास मिली। उसने कहा कि वो ऐसी हालत में भी जिंदा रह सकती थी और वो उनका एकमात्र भरोसेमंद और स्टेबल फूड्स बन गई। उसने कहा कि यह माना जाता था कि वो आखिरी मदद थी जो उनके मैग्निफिसेंट गॉड ने उनके लिए छोड़ी थी। उसी की वजह से सिल्वर सिटी में एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जिंदा रह पाई। उसने बताया कि वो डार्क एजेस में 2582 साल बताया कि इस साल तक के बाकी लोगों की थी। सिल्वर सिटी के लोगों रखती है। सिल्वर सिटी के लोथेसाब चीफ्स की एक लंबी लाइन रह पाई। वो फ्रीक्वेंट लाइटनिंग के पीरियड्स को डे और जब लाइटनिंग कम हो जाती थी तो उसे नाइट कहते थे। उसने कहा कि यह एक कंफ्यूजिंग सिस्टम था और एग्जैक्ट डेट्स पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता था। क्लाइन ने सो कितनी मैजिकल जगह है। वो खुश था कि उसने कल के बारे में बात नहीं की थी बल्कि वेगली आने वाले 2 दिन का जिक्र किया था। डेरिक ने सिल्वर सिटी की हिस्ट्री के कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स के बारे में ब्रीफली बताया और कहा कि जब पॉपुलेशन एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गई तो बियॉन्डर्स की संख्या बढ़ गई। उसने बताया कि 6 मेंबर काउंसिल ने डार्क को एक्सप्लोर करने के लिए एलिट ट्रूप्स बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उन्होंने अब तक ओरिजिनल टेरिटरी और नियरबाई सिटीज को एक्सप्लोर कर लिया है। वो डार्क के और भी टेरिफाइंग डेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉर्डर पे उन्हें स्ट्रेंज आर्किटेक्चरल स्टाइल वाली सिटीज मिली, लेकिन वो किसी पॉइंट पे डिस्ट्रॉय हो गई थीं। उन्होंने सस्पेक्ट किया कि वो दूसरे रिमेनिंग ह्यूमंस द्वारा बनाए गए सैंक्चुअरीज थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एंड में थिंग्स ऑफ डार्क के आगे हार मान ली। क्लाइन ने अपने दिमाग में सोचा कि थिंग्स ऑफ द डार्क का मतलब उन मॉन्स्टर्स से होना चाहिए जो अंधेरे में छुपी हैं, जो इमेजिनेशन से भी परे हैं। उसने इंडिस्कर्नेबली नोट किया। डेरिक ने आगे बताया कि किंगडम ऑफ सिल्वर पर एक टाइम जाइंट किंग का रूल था, इसलिए वो बियॉन्डर चेंज जिस पे उनका कंट्रोल है वो जाइंट पाथवे है, जिसे डिवाइन ब्लड वॉरियर सीक्वेंस पाथवे भी कहा जाता है। उसने कहा कि जब उन्होंने सर्टेन मॉन्स्टर्स को किल किया और उन डिस्ट्रॉयड सिटीज को एक्सप्लोर किया तो उन्हें दूसरे सीक्वेंसेस के पोषण फार्मूलाज मिल, लेकिन सीक्वेंस पाथवेज इनकम्प्लीट हैं। डेरिक ने सिल्वर सिटी की करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करना कंटिन्यू किया। यह सुनकर क्लाइन का दिमाग हिल गया। भले ही उसने अपना पोस्चर ज्यादा चेंज नहीं किया, वो ऑब्वियसली ज्यादा अटेंशन दे रहा था। क्लाइन ने अपने मन में सोचा, मुझे सीक्वेंस पोशंस के बारे में और जानने में बहुत इंटरेस्ट है। द जायंट किंग, क्या सिल्वर सिटी और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री सेम है? द सेकंड एपोच हिस्ट्री, हम मॉन्स्टर को किल करने से फॉर्मूला ड्रॉप होता है। क्या ये कोई गेम है? नहीं, एक और पॉसिबिलिटी है, वो मॉन्स्टर्स कभी ह्यूमन थे, बियॉन्डर्स। क्लाइन को अचानक अपने शोल्डर्स पर एक हैवी वेट फील हुआ। डेरिक ने देखा कि द फूल ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने अपने दांत भींचे सोचा और कहा कि जायंट। डेरिक ने आगे बताया कि जायंट सीक्वेंस पाथवे में सीक्वेंस 9 बियॉन्डर वॉरियर, सीक्वेंस 8 ग्लेडिएटर, सीक्वेंस 7 वेपन्स मास्टर, सीक्वेंस 6 डॉन पैलाडिन, सीक्वेंस 5 गार्डियन, 4 डीमन हंटर होते हैं। उसने यह भी बताया कि जो 6 मेंबर काउंसिल है उसमें जो एल्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं को हायर सीक्वेंसेस के नाम पता हैं। सीक्वेंस 4 डीमन हंटर, क्लाइन ने सोचा, यह तो हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला का नाम है। मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज सुनी है। वो बहुत खुश हुआ कि आखिरकार उसे हायर सीक्वेंसेस में से एक का नाम पता चला, लेकिन उसे शक था कि यह एंशियंट टाइम्स का नाम है जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के करंट वर्ड से डिफरेंट होगा, जैसे स्टॉर्म प्रिस्ट और सीफेरर। ओह, बियॉन्डर वॉरियर ग्लेडिटर, वेपन्स मास्टर, यह तो सुना सुना लग रहा है। क्लाइन ने सोचा, हाँ, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट जिस सीक्वेंस पाथवे को कंट्रोल करता है वो तो इससे बहुत सिमिलर है। सीक्वेंस 9 वॉरियर, सीक्वेंस 8 प्यूगिलिस्ट, सीक्वेंस 7 वेपन्स मास्टर। सिक्योरिटी क्लियरेंस की लिमिट्स की वजह से क्लाइन को सिर्फ पहले 3 सीक्वेंसेस के टाइटल्स पता थे जो चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट कंट्रोल करता था, लेकिन दोनों पाथवेज के बीच सिमिलैरिटी ऑब्वियस थी। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि कोर मीनिंग के हिसाब से तो ये बेसिकली आइडेंटिकल हैं,
द चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट जिस कंप्लीट सीक्वेंस को मास्टर करता है वो सो कॉल्ड जायंट सीक्वेंस पाथवे है। उसने सोचा कि क्या यह सच है कि थर्ड अप्रोच में, जिसे कैटाक्लिज्म अप्रोच भी कहते हैं, एक गॉड इमर्ज हुआ था जायंट किंग की एस्टेट को इनहेरिट करने के लिए, या फिर वो खुद एक एंशियंट जायंट था। क्लाइन ने यह सब एनालाइज और जज किया जबकि वो काम दिखने की कोशिश कर रहा था। डेरिक ने एक्सप्लेन करना कंटिन्यू किया। उसने बताया कि शुरुआती हार्डशिप से निकलने के बाद सिल्वर सिटी को 6 मेंबर काउंसिल ने रूल किया है। काउंसिल में जो एल्डर सबसे हाईएस्ट पोजीशन एंजॉय करता है उसे चीफ कहते हैं। बाकी 5 इक्वल रैंक के हैं। करंट 6 मेंबर काउंसिल में 3 डीमन हंटर्स, 2 गार्डियंस जिनके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है और एक शेफर्ड है। सिल्वर सिटी में 3 हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स हैं, डेमीगॉड लाइक एक्सपर्ट्स। ये 3 तो अकेले टैरअप को 100 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लाइन को थोड़ा डर लगा। उसने अभी तक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की नोज के नीचे किसी को रिक्रूट करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन कि वो यंग मैन सिर्फ एक कॉमनर था, वो सीक्वेंस नो भी नहीं था, तो यह अनलाइकली था कि वो अपर एशेलोन्स का अटेंशन गेन करेगा फॉर लॉन्ग टाइम। इसलिए क्लाइन फिर से रिलैक्स हो गया। क्लाइन ने सोचा, क्या शेफर्ड किसी और सीक्वेंस पाथवे से हैं? शायद इनकम्प्लीट पाथवेज में से किसी एक से। साउंड्स रेमिनिसेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ द ऑरोरा ऑर्डर। ऑरोरा ऑर्डर का वो मेंबर जिसने मिस्टर जेड को लेटर लिखा था, उसका नाम क्या था? वो हमेशा लॉर्ड्स लैम्प का जिक्र करता था। क्लाइन ने अपने आप को एक लेजरली पोस्चर में मेंटेन किया। क्लाइन ने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया, शेफर्ड? डेरिक ने बताया कि हाँ, यह एक सीक्वेंस पाथवे है जो उन्हें एक ऐसे सिटी से मिली थी जिसे थे थिंग्स ऑफ डार्क ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह सिर्फ सीक्वेंस 5 शेफर्ड तक ही पहुंची थी, लेकिन एल्डर लोविया बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंज और बहुत स्केरी हैं। उसने यह भी बताया कि ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक बार हाई सीक्वेंस बियॉन्डर लेवल के एक इविल स्पिरिट को बिना इंजर्ड हुए हरा दिया था। इसलिए जब 6 मेंबर काउंसिल में एक वैकेंसी हुई तो उन्होंने उनके लिए एक एक्सेप्शन बना दिया। डेरिक यह सब बोलते वक्त थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। क्लाइन ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, शेफर्ड से पहले के सीक्वेंसेस क्या हैं? मुझे वो फैमिलियर लग रहे हैं। तुम्हें तो पता है, एक सीक्वेंस का हिस्टोरिकल नाम और उसका करंट नाम हमेशा डिफरेंट होता है। डेरिक ने इंस्टिंक्टिवली मना किया कि सिटी ऑफ सिल्वर में पोशंस के नाम कभी चेंज नहीं हुए हैं। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, सीक्वेंस नो सीक्रेट सप्लाइंट। इंडीड। क्लाइन सेटिस्फाई हो गया जो उसके गेसेस कंफर्म हो गए। यह तो ऑरोरा ऑर्डर का सीक्वेंस 9 का नाम है। सीक्वेंस 8 विस्पर्ड है, सीक्वेंस 7 शैडो एसेटिक, सीक्वेंस 6 रोज बिशप, सीक्वेंस 5 शेफर्ड। डेरिक ने वो सब रिकाउंट किया जो उसे पता था। विस्पर्ड लिसनर, यह तो ऑलमोस्ट सेम है। क्लाइन ने सोचा, हे, मुझे तो टिंगेन नाइथहॉक से मिली फॉर्मेशन से भी ज्यादा पता है। अच्छे मूड में क्लाइन ने डेरिक को कंटिन्यू करने के लिए कहा। डेरिक ने फिर सिटी ऑफ सिल्वर की करंट सिचुएशन को रफली डिस्क्राइब किया और फाइनली वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, मैं डेस्टिनी के कर्ज को कैरी करता हूँ। सिटी ऑफ सिल्वर का कोई भी सिटीजन, चाहे वो कॉमनर हो या बेयॉन्डर, हम सब मरने के बाद इविल स्पिरिट्स में बदल जाते हैं। बेयॉन्डर का इविल स्पिरिट तो और भी ज्यादा स्ट्रेंजर, ज्यादा टेरिफाइंग और डील करने में बहुत मुश्किल होता है। पास्ट में ऐसे बहुत ओकेजन्स हुए हैं जब इस कर्स ने सिटी ऑफ सिल्वर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। इविल स्पिरिट को राइज होने से रोकने का एक ही तरीका है कि उस इंसान को उसके अपने ब्लडलाइन के किसी इंसान ने किल कर दिया हो। कितनी क्रूअल बात है। मैं होप करता हूँगे और सिटी ऑफ स्ट्रांग बनने का लोगों के लिए कर्ज को तुम शेकवर्ड में ढूंढ निकालोगे। क्लाइन द फूल जो सिर्फ एक एम्प्टी शेल था, सिर्फ कुछ फ्री चिकन सूप फॉर द सोल ही प्रोवाइड कर सकता था। इसलिए मैं सन बनना चाहता हूँ। जब लैंड पर्सन शाइन कर रहा था तब हमने कभी कोई कर्स एनकाउंटर नहीं किया था। डेरिक ने बहुत मुश्किल और पेन के साथ सॉफ्टली मटर किया। क्लाइन ने स्लाइटली नोट किया और पूछा, तुम्हें चांस मिलेगा, रिमेंबर, मैं तुम्हें नेक्स्ट 2 दिन में कभी भी यहाँ पुल कर सकता हूँ। ट्राई करना कि तुम दूसरे लोगों के आसपास अवॉइड करो। ऑल राइट, डे ने सोलेमली रिप्लाई किया। क्लाइन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसे डेरिक का कोड नेम कंफर्म करना है। वो मुस्कुराया और टेबल पर आई टैरो कार्ड्स के डेक तरफ किया। उसे पता था डेरिक ने कभी टैरो कार्ड्स नहीं देखे होंगे, इसलिए उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि कोई भी कार्ड चूज कर लो अपने कोड नेम के लिए, लेकिन द फूल जस्टिस और द हैंगमैन नहीं। डेरिक 2 कदम आगे बढ़ा, टैरो कार्ड्स पलटने लगा और बिना किसी हेसिटेशन के उसने कहा कि वो सन चूज करेगा। उसने 10 सन कार्ड सेलेक्ट किया। क्लाइन ने एक थोड़ा सा चार्ल्टन जैसे स्टाइल में रिप्लाई किया कि उसे अपना चॉइस याद रखना चाहिए क्योंकि वो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। उसके साथ ही क्लाइन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कनेक्शन को कंट्रोल करते हुए तोड़ दिया। फिर उसने देखा कि कैसे वो क्रिम्सन ग्लो कम हो रहा है और सामने खड़ा यंग आदमी धीरे धीरे इनकॉर्पोरियल होता गया और फिर डिसिपेट हो गया। क्रिम्सन लाइट जब खत्म हो गया, डेरिक बर्ग ने देखा कि वो अपने रूम में वापस आ गया था। उसने देखा कि उसके हाथों में वह शुद्ध क्रिस्टल बॉल था। क्रैक, क्रिस्टल बॉल अंदर से टूट गया। कुछ हिस्सा इल्यूसरी लाइट बीम्स में बदल गया और उसके आसपास की वॉइड में उड़ गया, जबकि बाकी क्रिस्टलाइन फ्रैगमेंट्स धीरे से जमीन पर गिर गए। डेरिक डम्फाउंडेड बन के देख रहा था। उसे ब्रॉन्ज मिरर में अपने चेहरे पर खून के निशान दिख रहे थे।
उसने नोटिस किया कि उसकी राइट पाम के पीछे एक क्रिम्सन लाइट स्पाइरल हो रही थी, एक सर्कल बना रही थी जिसमें एजेस से लाइंस निकल रही थी। वह अजीब सिंबल उसकी पाम के पीछे घुस गया और गायब हो गया। डेरिक दम से डेज में चला गया। इतना टाइम लगा जितना लाइटनिंग फ्लैशेस को स्काई को इल्यूनेट करने लगता है। फिर वह सेंसेस में आया। उसने क्रिस्टल बॉल के फ्रैगमेंट्स को जमीन पर देखा, फिर अपने राइट हैंड के पीछे देखा और उसकी नज़र और गहरी हो गई। वह अपने बेडरूम से बाहर निकला, लिविंग रूम में वापस गया और सिटी ऑफ सिल्वर के ऊपर स्काई को देखने के लिए डोर खोला। लाइटनिंग की एक आर्क स्काई में स्ट्रीक हुई, सिटी को एक सिल्वर शीन से इल्यूमिनेट किया। उसके तुरंत बाद रंबलिंग थंडर हुआ। दुनिया अंधेरी थी, बिना किसी लाइट के स्पेक के हैवी डार्कनेस लोगों को सिर्फ डेस्पेयर में छोड़ रही थी। डेरिक ने अपनी मुट्ठी बंद की। उसकी आंखों में कोई जॉय नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी रेमनेंट ग्रीफ और पेन से भरी हुई थी। लेकिन वह अब लॉस्ट नहीं था। फ्यू, लगता है मैंने एक और पर्सन को ट्रिक कर लिया है, मेंबर बनने के लिए नहीं। मैंने एक और मेंबर रिक्रूट कर लिया है। क्लाइन ने अपना सिर हिलाया और अपने टैरोलक की प्रेजेंट स्ट्रेंथ का मजाक उड़ाया। द लीडर, द फूल सिर्फ एक सीक्वेंस 9 था। एक वह जो अभी सियर पोशन को फुली डाइजेस्ट कर चुका था, और कम से कम 3 बियॉन्डर्स थे सीक्वेंस 4 पर, उस होपलेस सिटी ऑफ सिल्वर में जिसके बारे में दसन ने बताया था। एक्टिंग मेथड को एक और बार मेंशन करने के बाद मैं कैप्टन को स्पेसिफिक्स बताना शुरू कर सकता हूं और अपनी स्पेशल एप्लीकेशन है इन कर सकता हूं। एट द वेरी लीस्ट मैं सपोर्ट का चार्ज लेना बंद कर दूंगा जब मैं क्लाउन बन जाऊंगा। क्लाइन वर्ड ऑफ फॉग में नहीं रुका। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सटेंड किया, उसे अपने आसपास रैप किया और निशिशन स्टार्ट किया। ओके, हियर्स द रीरिटन टेक्स्ट इन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश विद अ नैरेटिव लाइट नॉवेल फील यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। क्लाइन ने बताया कि कैसे वह डिसेंट से गुजरा। उसने ग्रे फॉग को चीरते हुए और पागलपन की आवाज़ों को पार करते हुए अपने रूम में वापस आ गया। फिर उसने स्पिरिचुअलिटी की दीवार को खत्म कर दिया। फिर क्लाइन ने की उठाई और रूम से बाहर निकल गया। उसने सबसे पहले डन द्वारा बुक किए गए दोनों रूम्स में झांका, यह कन्फर्म करने के लिए कि कैप्टन और फ्राई अभी तक नहीं लौटे थे। फिर वह फर्स्ट लेवल पर गया और की बॉस को वापस कर दी। बॉस ने साइड में लगी वॉल को देखा और थम्स अप किया। उसने कहा कि वेल डन। क्लाइन सोच रहा था कि क्या बॉस को गलतफहमी हुई है कि उसने आवरली रूम क्यों बुक किया था। वह एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने सोचा कि मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही रहने देता। वह थोड़ा बुरा फील कर रहा था, तो उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने सोचा कि इस तरह वह कैप्टन के सामने यह नहीं बताएगा कि उसने एक और रूम रेंट किया था। बाहर निकलने और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद क्लाइन ने एक क्विक डिवाइनेशन किया और रिजल्ट्स के बेसिस पर इनमें वापस आ गया। वह सीधा सेकंड फ्लोर पर गया डन और फ्राई को ढूंढने के लिए। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, वह दोनों एक रूम में अपनी इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस कर रहे थे। डन ने क्लाइन के आने पर नोट करते हुए समराइज किया कि वह कन्फर्म कर सकते हैं कि रेत पिछले 3 महीनों में अपीयर हुआ था। क्लाइन ने तुरंत एको किया कि उसकी इन्वेस्टिगेशंस ने भी यह कन्फर्म किया है। उसने अपनी क्वेश्चनिंग के मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए और कंक्लूड किया कि यहाँ एक टाउन्सफोक है जिसका नाम स्काउंड्रल ग्रे है। उसने क्लेम किया कि उसके पास पहले बैरन लामुड का पोर्ट्रेट है। उसने कहा कि वह एक एंटी कॉयल पेंटिंग है जो 1000 साल से भी पुरानी है। डन की आंखें चमक उठीं और वह हैरान होकर पूछने लगा, डोंट टेल मी तुमने वह खरीद लिया? क्लाइन ने सोचा कि क्या कैप्टन को लगता है इतना बेवकूफ़ है कि इतनी आसानी से फूल बन जाएगा। उसने एक ड्राई लाफ दिया। उसने कहा कि नहीं, उसने नहीं खरीदा। उसने बताया कि भले ही वह एक हिस्ट्री स्टूडेंट है, उसने आर्कियोलॉजी पर भी कुछ लेसन्स अटेंड किए हैं और उसके पास इस एरिया में कुछ डिग्री तक एक्सपीरियंस है। वह मोर और लेस डिटरमाइन कर सकता है कि कोई चीज़ फेक है या नहीं। उसने कहा कि पोर्ट्रेट में जो पर्सन वो उसके हिस्ट्री टीचर मिस्टर अजिक जैसा दिखता है। उसने कैजुअली सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन किया, और सच में डन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने टेम्स मसाज किए और कहा कि यह एक छोटा टाउन है जो एक हिस्टोरिकल साइट के पास है। यहाँ हमेशा मायरियड ऑफ एंटिक्स मिलेंगे। उसने बताया कि उसने अभी एक वेंडर को बैरन लामूड के सिल्वर वाइन ग्लासेस बेचते हुए देखा था। फ्राई ने अब आगे बढ़ते हुए बताया कि किसी ने उसे लामूड फैमिली का इंसिग्निया बेचने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि वह कासल से खोदा गया था। क्लाइन ने बिना सोचे समझे पूछ लिया कि क्या उन दोनों ने वो खरीदा था। फ्राई और क्लाइन ने एक दूसरे को देखा और फिर वह उस टॉपिक पर आगे नहीं बढ़े। डन ने उन्हें बताया कि अगला मिशन यह है कि क्लाइन या फ्राई सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को टाउन से बाहर किसी सुनसान जगह पर ले जाएं, वरना इस इनमें आधे से ज्यादा लोग पागल हो जाएंगे और सन की तारीफें करने लगेंगे। डन ने क्लाइन को अपनी गहरी ग्रे आंखों से देखते हुए पूछा कि क्या वह पहले जाएगा या फ्राई। क्लाइन ने थोड़ा सा हाथ उठाया और मुस्कुराते कहा कि वह जाएगा। उसने कहा कि अभी काफी सुबह है, तो वह वापस आकर आराम से सो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वह 2-2 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे हैं, राइट? डन ने फ्राई की तरफ देखते हुए कहा कि फ्राई क्लाइन के साथ जाए और कंफर्म करे कि वह सील्ड आर्टिफैक्ट कहाँ एक्सचेंज करेंगे। उसने यह भी बताया कि उसे पहले ही एक मौका मिल गया था कि वह सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 फ्राई को दे दे जब वह अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलग हुए थे, वरना वह प्यूरिफाई हो जाता और सन की तारीफ करने लगता।
फ्राई को रिकवर करने का ज्यादा टाइम नहीं मिला था और वह सिर्फ 3 घंटे और वह आइटम होल्ड कर सकता था। फ्राई ने ऑलराइट कहा और अपनी ब्लैक ट्रेंच कोट की इनर पॉकेट से म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम निकालकर क्लाइन को दे दिया। क्लाइन ने क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट के साथ वह आइटम लिया। मेटल टच करने पर गर्म था, जैसे उसके अंदर गर्म पानी बह रहा हो। वह गर्म जेंटल ग्लो एक रिपल की तरह था जो वेव्स में बाहर की तरफ फैल रहा था और अपने साथ ए प्योर स्मेल ला रहा था। उसी टाइम क्लाइन को लगा कि डार्क गोल्डन सेक्रेड एम्ब्लेम जिस पर सन का सिंबल बना हुआ था उसकी स्पिरिचुअलिटी को क्लेंज कर रहा है, इम्प्योरिटीज निकाल रहा है और उसे प्योर बना रहा है। ऑफ कोर्स क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि सभी सील्ड आर्टिफैक्ट्स के अपने खतरे होते हैं। अगर कोई केयरफुल नहीं है तो डेथ भी हो सकती है। यह भी पॉसिबल है कि फेट डेथ से भी बुरी हो। उसने यह सब सोचते हुए सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को अपनी इनर पॉकेट में रख लिया। अपनी रिवॉल्वर, चार्म्स और केन को इंस्पेक्ट करने के बाद वह रूम से बाहर निकल गया और फ्राई के साथ इनसे निकल गया। वह सीधे लामू टाउन के आउटस्कर्ट्स की तरफ चल दिए। दोनों ने एक स्पार्स और डेजर्टेड फॉरेस्ट के पास एक एरिया में चचक्कल लाया और कंफर्म किया कि उनके आसपास डजन्स ऑफ मीटर्स में कोई नहीं था। फ्राई ने ठंडे तरीके से याद दिलाया कि जो भी उनके पास उसे की जगह भी बताया जाएगा। क्लाइन 2 घंटे में मुस्कुराते हुए जवाब दिया गया, उसवे 2 पासाए के लेने करवे था। साउंड्स गुड। फ्राई को टाउन के अंदर जाते हुए देखने के बाद उसने एक बड़ा सा पत्थर ढूंढा जिस पर उसकी नजर पहले से थी। उसने बगल के पेड़ से पत्ते उठाए और पत्थर की सतह को साफ किया। फिर उसने अपनी उंगली से पत्थर के ऊपर टच किया और क्रिम्सन मून की रोशनी में पत्थर को इंस्पेक्ट किया। यह कंफर्म करने के बाद कि वह साफ है, क्लाइन ने अपना ब्लैक ट्रेंच कोट पहना और बैठ गया। क्लाइन ने मन में सोचा कि जब बैठा जा सकता है तो खड़े रहने की क्या जरूर है। कुछ मिनट की खामोशी के बाद उसने अंधेरे, शांत और डरावने जंगल की तरफ देखा। वो खड़े हुए बिना नहीं रह सका और उसने अपनी छिपी हुई जेबों से कुछ मेटल बॉटल्स निकाली और उनके अंदर का सामान, हर्ब पाउडर और एसेंशियल ऑयल्स पत्थर के आसपास बिखेर दिया। क्लाइन ने हर्मीस में एक इनविटेशन रिसाइट किया। मटेरियल्स की मदद से उसने स्पिरिचुअलिटी की एक बैरियर बनाई। जिस एरिया में वह था उसे सील कर दिया। उसने यह सिंपल रिचुअल 2 रीजन से किया। पहला, वह कॉप्सेस और स्पिरिट्स के स्नीक अटैक से बचने के लिए डेंजर के अपने सियर वाले प्रेमोनिशन पर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहता था। दूसरा रीजन था बग्स को दूर रखना। क्लाइन सेटिस्फाइड होकर फिर से बैठ गया और सोचा कि यह इंसेक्ट रेपेलेंट से 100 गुना बेहतर है। वहां कुछ मिनट बैठने के बाद क्लाइन ने क्यूरियोसिटी से सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 निकाला। उसने म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम का डिटेल इंस्पेक्शन शुरू किया। उसने सोचा कि शायद वह डिवाइनेशन यूज करके उसके ओरिजिन्स और वह कैसे स्पेशल बना यह पता कर सकता है। उसने पेन और पेपर निकाला जो वह हमेशा अपने साथ रखता था और एक स्टेटमेंट लिखा। द ओरिजिन ऑफ द म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम इन माई हैंड्स। एक क्वालिफाइड और ट्रू सीयर होने के नाते क्लाइन ने कहीं भी डिवाइनेशन करने के लिए जरूरी प्रिपरेशंस कर ली थी। स्टेटमेंट को 7 बार रिसाइट करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कॉजिटेशन की स्टेट में एंटर किया। उसे अपने ड्रीम्स में जाने के लिए लॉन्च पैड की तरह यूज किया। उसने अपने ड्रीम्स में सिर्फ लाइट के फ्रेगमेंटेड पीसेस देखे। उसके अलावा उसे कुछ और पता नहीं चला। क्लाइन ने साय किया और सोचा कि चर्च ने जरूर पहले भी दूसरे सीयर सेम चीज अटेम्प्ट करवाई होगी। इसके ओरिजिन्स का कोई मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि डिवाइनेशन से कोई रिजल्ट नहीं मिला जैसे अभी हुआ। फिर उसने सोचा कि क्या होगा अगर वह इंटरफेरेंसेस को एलिमिनेट कर दे। यह थॉट इमीडिएटली क्लाइन के दिमाग में आ गया। उसकी क्यूरियोसिटी को पीक पर पहुंचा दिया। 10 मिनट से ज्यादा हेजिटेशन के बाद वह खड़ा हो गया। उसने डिसाइड किया कि यह ठीक है क्योंकि वहां कोई नहीं था। क्लाइन ने सोचा कि वह सेफ है क्योंकि वह जंगल के एक सेक्लूडेड एरिया में था। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी की वॉल के अंदर काउंटक्लॉइज डायरेक्शन में 4 कदम चले। फिर वह फॉग के ऊपर की दुनिया में फिर से एंटर हो गया। क्लाइन एंशियंट टेबल के सीट ऑफ ऑनर पर मैग्निफिसेंट पैलेस में बैठ गया। उसने कुछ येलोइश ब्राउन गोटस्किन के शीट्स और एक ब्लैक फाउंटेन पेन कॉन्जर किए और साथ ही म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम भी। उसने सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को अपने हाथों में रब करते हुए कहा कि यह तो बिल्कुल रियल फील हो रहा है। उसने सोचा कि जो टैक्टाइल फीडबैक उसे आउटसाइड वर्ल्ड में फील हुआ था वही यहाँ भी है। क्लाइन ने अपने आप से मम्बल किया कि क्या यह उसके फील करने के हिसाब से इंस्टेंशिएट होता है। फिर उसने वह स्टेटमेंट लिखा जो उसके दिमाग में पहले से था। द ओरिजिन ऑफ द म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम इन माई हैंड्स। स्टेटमेंट को 7 बार रिसाइट करने के बाद उसने गोटस्किन का पीस और सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 अपने हाथों में होल्ड किया। वह लीन बैक हुआ और अपने ड्रीम में एंटर हो गया। ब्लरी ड्रीम वर्ल्ड में क्लाइन ने ग्लोइंग गोल्ड लिक्विड की एक ड्रॉप देखी। वह वार्म और ब्राइट थी। वह एक ऑल्टर के ऊपर सस्पेंडेड थी, एक आदमी के सामने जो व्हाइट क्लासिक रोब में ड्रेस्ड था। उस आदमी की सिर्फ बैक क्लाइन की तरफ थी। उसने लाइफ के सारे साइंस खो दिए थे और वह स्लोली सैक्रिफिशियल ऑल्टर की तरफ गिर रहा था। उसी मोमेंट पर जो सन सेक्रेड एम्ब्लेम उसने होल्ड किया हुआ था वह गोल्डन लिक्विड के कांटेक्ट में आया और लिक्विड क्विकली एम्ब्लेम में सीप हो गया। क्लाइन के ये देखने के बाद ड्रिंक क्विकली डिसिपेट हो गया और वह जाग गया।
उसने सोचा कि तो इस गोल्डन लिक्विड की वजह से यह सेक्रेड लेम इतना इफेक्टिव और अनकंट्रोलेबल है। आज तक हम डेकेड्स हो गए हैं इस एम्ब्लेम की डिस्कवरी को, लेकिन इसकी क्लेंजिंग पावर्स डिक्लाइन नहीं हुई हैं। उसने वंडर किया कि वह गोल्डन लिक्विड क्या था, कोई एडवांस्ड बियॉन्ड इंग्रेडिएंट। क्लाइन ने सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 से टॉय किया और डीप थॉट में स्लिप हो गया। कुछ मिनट तक इसके बारे में सोचने के बाद उसने वो फीलिंग एमुलेट करने की ट्राई की जो उसे ड्रीम में हुई थी। वह गोल्डन लिक्विड को म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम से सेपरेट करना चाहता था जो उसने कॉन्जर किया था। जैसे ही उसके दिमाग में यह थॉट आया, उसने ऑलमोस्ट इमीडिएटली यह अकम्प्लिश कर लिया। क्लाइन ने शॉक में एम्ब्लेम को देखा जो अब वार्म या प्योर नहीं था। उसने देखा कि गोल्डन लिक्विड की ड्रॉप्स साइलेंटली एयर में सस्पेंड हो रही हैं। उसने इस मिस्टीरियस स्पेस अबद फॉग की और भी ज्यादा प्रेज की। उस सोचा कि यह प्रैक्टिकली एक मिरेकल है, इवन इफ सेपरेशन और इंस्टेंशिएशन यहाँ रियल नहीं है तो भी। उसने ग्रेट एक्साइटमेंट के साथ एक नया स्टेटमेंट पेन डाउन किया, द ओरिजिन्स ऑफ दिस ड्रॉप ऑफ गोल्डन लिक्विड। इस गोल्डन लिक्विड का ओरिजिन क्या है? डिविनेशन स्टेटमेंट को 7 बार रिसाइट करने के बाद क्लाइन ने गोटस्किन और उस इल्यूजरी गोल्डन लिक्विड को पकड़ा और अपनी सीट पर लीन बैक किया। उसे पता नहीं था कि जो चीज सिर्फ एक फीलिंग के बेस पर बनी है, क्या उससे डिविनेशन करना पॉसिबल भी है। वो बस एक बोल्ड दांव खेल रहा था और केयरफुली कंफर्मेशन चाहता था। कुछ ही सेकंड्स में क्लाइन की आंखें डार्क हो गईं, ब्राउन से ब्लैक हो गईं, और वो कॉजिटेशन की स्टेट में चला गया। उसकी पलकें झुकीं और उसने एक इल्यूजरी लेकिन ब्लरी ड्रीम देखा। उस ब्लरी दुनिया में जो खंडहर जैसी दिख रही थी, अचानक एक सुनहरा चमकता हुआ सूरज दिखाई दिया। वॉइड में एक धीमी सी गुर्राहट गूंजी। प्योर और क्लीन लाइट ने अचानक सब कुछ रोशन कर दिया और सोने जैसी जलती हुई आग बाहर की तरफ फैल गई। बूम! क्लाइन तुरंत अपने ड्रीम वर्ल्ड से बाहर फेंक दिया गया और कांपते हुए एक तरफ गिर गया। उसकी बॉडी जैसे एक बड़ी सी बोनफायर बन गई थी जो धधकती आग से जल रही थी। उस पल उसके थॉट्स पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसके दिमाग के केओस में कोई भी प्रॉपर आइडिया नहीं बन पा रहा था। रंबल! ग्रे फॉग के ऊपर का मिस्टीरियस स्पेस जोर से हिल गया और वो ऊंचा सा पैलेस इंच बाय इंच ढहने लगा। एंशियंट मोल्टेड ब्रॉन्ज टेबल के कुछ टुकड़े हो गए। यह भयानक बदलाव सिर्फ 3 सेकंड तक चला, फिर ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया वापस शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्लाइन के ऊपर लगी सुनहरी आग धीरे धीरे बुझ गई। वो दर्द में कराहते हुए अपनी जली हुई स्किन पर लुढ़कता रहा जब तक कि आखिरकार उसे सोचने की एबिलिटी वापस नहीं मिली। उसने हाई चेयर के आर्मरेस्ट का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। वो बहुत डरा हुआ था और कंफ्यूज था कि अभी हुआ क्या था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली से डिविनेशन का इतना भयानक नतीजा होगा। वो हाँफते हुए अपना सिर उठाकर आसपास देखने लगा। उसने देखा कि वो ऊंचाई सा पैलेस और एंशियंट ब्रॉन्ज टेबल जो ऐसे दिखते थे जैसे एंशियंट टाइम से बिना बदले खड़े हों, डैमेज हो गए थे। ग्रेफॉग के ऊपर की दुनिया में जहां कभी कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं हुई थी, यह एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का डैमेज था। क्या हुआ? क्या मेरे डिविनेशन ने किसी इतने बड़े एग्जिस्टेंस की तरफ पॉइंट कर दिया था जिसे समझना नामुमकिन है? क्लाइन थोड़ा शांत हुआ और अपनी जली हुई स्किन को गिरते सोचने लगा। अगर यह मिस्टीरियस स्पेस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो शायद मेरी राख भी नहीं बचती। क्या वो गोल्डन लिक्विड की ड्रॉप किसी गॉड का खून थी? क्या मैंने एटर्नल ब्लेजिंग सन को देखा या उनके किसी पावरफुल एंजेल को? नहीं, वो सूरज था। तो मुझे लगता है कि पहला डैम, क्या मैंने अभी अभी सीधे एक गॉड को देख लिया? यह सोचते सोचते क्लाइन को और भी डर लगने लगा। उसे लगा कि वो लगभग मर ही गया था। जिसको कुछ पता नहीं होता उसे डर भी नहीं लगता, पर जो मौत को दावत नहीं देता वो मरता भी नहीं। आगे से मैं ऐसे ही कुछ भी डिवाइन नहीं कर सकता। क्या पता क्या दिख जाए। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझे नहीं पता कि यह मिस्टीरियस स्पेस मुझे इतने खतरनाक डैमेज से बचा भी पाएगा या नहीं। जब ऐसा होगा तो मैं सच में मर जाऊंगा। हाँ, अगर मैं गोल्डन लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा तो यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो एग्जिस्टेंस जो शायद एटर्नल ब्लेजिंग सन था, उसने जरूर ग्रे फॉग के ऊपर से हो रहे इस अचानक छिपे हुए और अनएक्सपेक्टेड डिविनेशन को सेंस कर लिया होगा और टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया होगा। अगर वो तैयार होता तो शायद यह मिस्टीरियस स्पेस भी इन नतीजों को झेल नहीं पाता है। यह रियलाइज करते क्लाइन की बॉडी नॉर्मल हो चुकी थी। वो अब जली हुई नहीं थी, पर पहले के मुकाबले वो थोड़ी डिम और ज्यादा इनकॉर्पोरियल हो गया था। उसने अपना हाथ उठाकर अपने टेम्पल्स को मसाज किया और अपने मन से पैलेस और लॉन्ग टेबल को रिस्टोर करने का कमांड दिया। फिर वो पैलेस जो किसी जायंट के घर जैसा दिखता था और वो ब्रॉन्ज की बनी लॉन्ग टेबल वापस नॉर्मल हो गए। सब कुछ पहले जैसा दिखने लगा। क्लाइन बैठ गया और चेयर की पीठ से टिक गया। उसने खुद का मजाक उड़ाया। वेल, यह पूरी तरह से बुरा भी नहीं है। कम से कम मुझे इस मिस्टीरियस स्पेस की लिमिट का पता चला और मेरे पास एक सर्टेन गोल भी है। सिर्फ गॉड्स के एंजल्स के लेवल की पावर्स ही ग्रे फॉग के ऊपर के एरिया की पावर को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। हाय, मुझे अपने सियर प्रिंसिपल्स में एक और नया रूल जोड़ना होगा। किसी भी हाई लेवल एंटिटी से जुड़ी चीज़ों को रैंडमली डिवाइन मत करो। हाँ, मुझे जल्दबाजी में अपनी स्पिरिट विजन भी एक्टिवेट नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने सीधे उन चीज़ों को देख लिया जिन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए तो शायद गेम ओवर हो जाएगा। बाहर की दुनिया में मेरे पास नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए यह मिस्टीरियस स्पेस नहीं है।
थोड़ी देर बाद क्लाइन का एक्सप्रेशन अजीब हो गया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ नॉलेज गूंज रही थी। हाँ, नॉलेज। उस छोटे से टाइम में जो उसने उसके साथ बिताया, जो शायद एटर्नल ब्लेजिंग सन था। क्लाइन लगातार अपनी डिविनेशन स्टेट में था, इसलिए वो उस बीइंग को देखते हुए कुछ मैटर्स और नॉलेज को इंस्टिंक्टिवली डिवाइन कर सका था। उसने जल्दी से एक ड्रीम डिविनेशन का यूज करके वो सब याद किया और ऑर्गेनाइज किया जो उसने इकट्ठा किया था, जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। उसने ब्लैक फाउंटेन पेन उठाया और एक के बाद लाइन लिखने लगा। गॉड को सीधे मत देखो। एयर व्हाइट एंजल, ए फ्लेयरिंग सन चार्म बनाने की टेक्निक। यह सन के डोमेन में एक रिलेटिवली हाई लेवल चार्म है। इसकी पोटेंसी 1 साल तक रह सकती है, उसके बाद यह खराब होने लगता है। एटर्नल ब्लेजिंग सन को प्रे करने के लिए किसी रिचुअल की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोसीजर के लिए सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को रिचुअल की जगह लेना होगा। यह म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम से पावर खींचेगा। ते लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के प्रति बहुत ज्यादा हॉस्टाइल। टैग बार्ड पोशन फॉर्मूला। मेन इंग्रेडिएंट्स एक क्रिस्टल सनफ्लावर या एक एडल्ट फ्लिंट बर्ड का टेल फेदर या एक फायर बर्ड का टेल फेदर। साइरन रॉक का एक टुकड़े या एक सिंगिंग सनफ्लावर। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स मिड्समर ग्रास का एक ब्लेड, जुलाई वाइन जूस की 5 ड्रॉप्स, एल्फ डार्क लीफ का एक ब्लेड। हेल लाइट सप्लाइंट पोशन फॉर्मूला। मेन इंग्रेडिएंट्स रॉक का एक टुकड़ा या डेजलिंग सोल का पाउडर या मिरर हेजहॉग का खून या मैग्मा टाइटन का दिल। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स एक गोल्डनिज्ड सनफ्लावर एकोनाइट जूस की 3 ड्रॉप्स। सब प्रीस्ट ऑफ लाइट पोशन फॉर्मूला। मेन इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स 5 ग्राम रोजमेरी इंगड सिट्रॉन जूस की 7 ड्रॉप्स। रॉक वाटर। सीक्वेंस 4 उसे मिलता है। अनशैडोड पोशन फॉर्मूला। मेन इंग्रेडिएंट्स म्यूटेड्स सन सेक्रेड एम्ब्लेम से निकाला गॉड का गोल्डन ब्लड हो सकता है। इसे 3 एडल्ट सन डिवाइन बर्ड के टेल फेदर्स और होली ब्रिलियंस रॉक के एक टुकड़े से भी रिप्लेस किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। 8 लाइनें लिखने के बाद क्लाइन खुद को लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के किनारे पर थपथपाने से रोक नहीं पाया। उसे अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिला था। वो तो पहले अपनी जान बचाने से ही खुश था, पर अब उसे एक पेक्ट सर्वाइवल रिवॉर्ड भी मिल गया था। नाइट हॉक से मिली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से उसे पता था कि चर्च ऑफ द एटर्नल ब्लेइंग सन जिस सीक्वेंस पाथवे को कंट्रोल करता है उसे सन कहते हैं, और उसका सीक्वेंस नौबार्ड था। यह बियॉन्डर को गाने के जरिए अपने और अपने साथियों के लिए हिम्मत ताकत लाने की एबिलिटी देता था, एक ऐसा जॉब जो भक्ति और समर्पण लाता था। उनका स्लोगन था लेट अस प्रेज द सन। कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 8 लाइट सप्लाइंट था। वो सन के डोमेन से स्पेल्स और रिचुअल्स कर सकते थे जो कॉर्प्सेस स्पिरिट्स के खिलाफ बहुत इफेक्टिव होते थे। सीक्वेंस 7 को सोलर हाई प्रिस्ट कहते थे, जो उसके डोमेन के स्पेल्स और रिचुअल्स को बहुत बढ़ा देता था। दूसरे शब्दों में मुझे सन सीक्वेंस वे के सीक्वेंस 9 और सीक्वेंस 8 के कंप्लीट पोशन फॉर्मूलाज मिल गए हैं। हाँ, पहले के उलट पोशन फॉर्मूला में रिप्लेसमेंट आइटम्स और अलग अलग एरा के इंग्रेडिएंट्स के नाम भी लिस्टेड हैं, जैसा कि एटर्नल ब्लेजिंग सन से सीधे डिविनेशन के जरिए मिले फॉर्मूला से उम्मीद थी। क्लाइन ने सेटिस्फैक्शन से सोचा। उसने ओरिजिनली प्लान किया था कि वो देखेगा कि क्या द हैंग्ड मैन सिटी ऑफ सिल्वर के उस यंग मैन की रिक्वेस्ट सॉल्व कर सकता है। आफ्टर ऑल, चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और चर्च ऑफ द एटर्नल ब्लेजिंग सन सबसे पुराने ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स थे। उन्होंने हजारों सालों तक एक दूसरे से लड़ाई की थी, तो यह तो बनता ही था कि दोनों चर्चेज को एक दूसरे के पाथवेज के शुरुआती सीक्वेंसेस पता हों। द हैंग्ड मैन ने शायद पहले सन पाथवे की परवाह नहीं की होगी, लेकिन क्योंकि वो बहुत हद तक एक सीक्वेंस 7 सीफेरर है, तो अगर उसे सच में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती तो यह उसके लिए आसान होता। हालांकि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैंने इसे खुद सॉल्व कर लिया, एक अविश्वसनीय लेकिन बेहद खतरनाक तरीके से। मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन, मेरे सन फ्रेंड, तुम्हारा फूल तो लगभग एक जली हुई लाश बन गया था। क्लाइन ने मन ही मन लैंपुन किया, जबकि उसे अभी भी डर लग रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और अपने सामने गोटस्किन पर लिखे रिकॉर्ड्स को देखा। उसने एक और फॉर्मूला के बारे में सोचा। क्या प्रीस्ट ऑफ लाइट, सोलर हाई प्रीस्ट का कोई पुराना नाम होगा? नाइथॉक्स की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में इसका कभी जिक्र नहीं था, और मेरे डिविनेशन ने सीक्वेंस नंबर भी नहीं बताया। क्या यह सीक्वेंस 6 है या सीक्वेंस 5? सीक्वेंस 4 अनशैडोड। यह पहला हाई सीक्वेंस फॉर्मूला है जो मुझे मिला है। यह बहुत अफसोस की बात है कि इसमें सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इन ब्लैंक्स को कैसे भरूंगा। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो गोल्डन लिक्विड की ड्रॉप सच में एक गॉड का खून है। सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 शायद उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है जितना कोई सोचता है। जहां तक मैं देख सकता हूं, यह ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट बनने के लिए काफी है। हाँ, यह शायद इसलिए है क्योंकि पहले के नाइथॉक्स ने सिर्फ यह डिटरमाइन किया था कि आइटम में लिविंग बींग्स के कोई ट्रेट्स हैं या नहीं। यह आसपास के ह्यूमंस के लिए कितना खतरा पैदा करेगा, आइटम के इफेक्ट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, और क्या इसे कॉर्प्सेज और स्पिरिट्स के खिलाफ यूज किया जा सकता है। उनके पास इसके यूनिक ओरिजिन को डिस्कवर करने का कोई तरीका नहीं था। म्यूटेशन सेक्रेड एम्ब्लेम शायद ईविल स्पिरिट से भी लड़ सकता है।
एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई इविल स्पिरिट कहाँ से ढूंढेगा? एक ऑफिशियल नाइटहॉक होने के नाते मैं सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 का मालिक नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, मैं एक मौका ढूंढकर फ्लेरिंग सन चार्म बना सकता हूँ और उसकी पावर ले सकता हूँ। हाय, मैं अभी तो यह बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स तैयार नहीं किए हैं। एवरनाइट गॉडेस का एक नाइटहॉक अपने साथ सन के इंग्रेडिएंट्स क्यों लेकर घूमूंगा? क्लाइन ने अफसोस के साथ अपना फोरहेड मसाज किया। उसने देखा कि ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में और कोई मूवमेंट नहीं थी और आखिरकार रिलैक्स हुआ। उसने कन्फर्म किया कि एटर्नल ब्लेजिंग सन उसे ट्रैक नहीं कर पाया है। गॉड को सीधे मत देखो, किसी हाई लेवल एंटी को सीधे मत देखो। मुझे यह याद रखना होगा। एटर्नल ब्लेजिंग सन लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के प्रति इतना ज्यादा हॉस्टाइल क्यों होगा? यह व्हाइट एंजल क्या बला है? इन मिले जुले विचारों से क्लाइन को अपने सिर में खालीपन और दर्द महसूस हुआ। साथ ही उसे लगा कि बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है। उसे बाहरी दुनिया में लौटना होगा, कहीं ऐसा न हो कि कोई कुछ गड़बड़ नोटिस कर ले। पहले उसने सोचा था कि मिस्टीरियस स्पेस में 2 या 3 बार डिवाइन करने में 1 मिनट उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। साथ ही उसे हर चीज से अलग करने वाली एक स्पिरिचुअलिटी की दीवार थी। जैसे ही उसे कोई छूता, ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में उसकी बॉडी को पता चल जाता। इसलिए उसे पूरी तरह से सेफ फील हो रहा था, लेकिन उसने किसी तरह के एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी पर विचार नहीं किया था। आखिर में उसकी जान जाते जाते बची और काफी टाइम बर्बाद हो गया, इस डर से कि कहीं उसका स्वागत एक लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन बीम से न हो या उसे यह पता चले कि म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम डैमेज हो गया है। उसने अपनी बॉडी को स्पिरिचुअलिटी से ढक लिया और दिल थाम के नीचे उतरने का प्रोसेस शुरू किया। क्रिम्सन मूनलाइट उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हुई और उसके अंदर एक डार्कनेस छिपी थी। क्लाइन ने अपने सामने जंगल और खरपतवार देखे, साथ ही अपने हाथों में इंटैक्ट सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 भी। कुछ सेकंड की सांस रोक देने वाली घबराहट के बाद उसे आखिरकार यकीन हो गया कि वो सेफ फ्यू। क्लाइन ने राहत की सांस ले। मौत की सीमा पर अपनी इस पागलपन भरी जांच के बाद वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था।